राम राम बच्चा पार्टी। जय भोले की। यार आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है ये, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको इसके टाइटल से। देखो इसका टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स का मतलब तो होता है वो व्यक्ति जो पोएम लिखने वाला हो, कवि जैसे हम कहते हैं हिंदी में। और पैनकेक, पैनकेक का मतलब क्या है सर? खाने वाला पैनकेक? नहीं नहीं, यहाँ पर वो पैनकेक नहीं। इस पैनकेक शब्द का मतलब है एक मेकअप मेकअप कंपनी का नाम। एक मेकअप का सामान बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम पैनकेक है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों बातों में रिलेशन क्या है। शुरुआत करेंगे अबाउट द ऑथर से। बेटा इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अशोका मित्रन। अशोका मित्रन इस चैप्टर के ऑथर हैं, और मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे दूं तो वो ये है, यहाँ पर हमें जेमिनी स्टूडियो की कई सारी कहानियां और किस्से सुनाए गए हैं। और अशोका मित्रन जी जेमिनी स्टूडियो में एक एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो वही इस चैप्टर को लिख रहे हैं। अब थोड़ा हम अशोका मित्रन जी के बारे में जान लेते हैं साहब, क्या थे वो क्या नहीं थे। अशोका मित्रन एक तमिल राइटर थे, और उन्होंने अपनी किताब माई ईयर्स विद द बॉस में अपने जेमिनी स्टूडियोज में बिताए गए सालों के बारे में बताया है। इस बुक में वो बताते हैं कि कैसे इंडिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर फिल्म मूवीज का इन्फ्लुएंस पड़ता है या उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो मद्रास और चेन्नई में है, जिसको बेटा 1940 में सेटअप किया गया था, और ये उस समय का एक मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फिल्म स्टूडियो था। मतलब काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी फेमस फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय की। ठीक है, और इसके फाउंडर का नाम है एस एस वसंत, जो कि आपको आगे चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। और अशोका मित्रन का यहाँ पर क्या काम था यार, वो यहाँ पे एम्प्लॉय थे ना, तो उनका काम था वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट करते थे और उनको एक फाइल में स्टोर कर लेते थे। ये क्लिपिंग्स कई सारे सब्जेक्ट्स पर हो सकती थी, वाइड वैरायटी पर। और जिन क्लिपिंग्स को वो कट नहीं कर पाते थे उनको उन्हें हाथ से लिखना भी पड़ता था उस फाइल में। हालांकि उनका काम कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था या कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का नहीं था, लेकिन तब भी वो बेटा जितने एम्प्लॉयज़ काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड थे या उनमें सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉय थे वो। और ये जो हम नीचे चैप्टर पढ़ेंगे, ये बेटा उनकी किताब माई ईयर्स विद बॉस का एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इनका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर से। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Pancake एक मेकअप का सामान बनाने वाली कंपनी का नाम है, जिसको बेटा मतलब जिस कंपनी का मेकअप ना जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर भर के आता था। अब स्टूडियो है तो एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप होगा, तो उसके लिए सामान चाहिए, तो वो इसी कंपनी का सामान आता था, वो भी ट्रक भर भर के। और वो आगे कहते हैं, ग्रेटो गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटो गार्बो ने तो इसे इस्तेमाल भी किया होगा। ग्रेटो गार्बो बेटा एक एक्ट्रेस रह चुकी है, विदेशी एक्ट्रेस है ये। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने भी इसको इस्तेमाल किया होगा, ये भी बेटा एक एक्ट्रेस है। वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। और फिर वो कहते हैं कि भाई वैजयंती माला ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री, उन्होंने तो इसके बारे में शायद सुना भी ना हो, क्योंकि वो बाद में आई या पहले आई जो भी है। तो ये एक्ट्रेसों के बारे में ऐसा कहते हैं। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of the building that was believed to have been Robert Clive stable. अब जो मेकअप, जैसे ये जेमिनी स्टूडियो की बिल्डिंग है, इसमें जो मेकअप डिपार्टमेंट है ना वो ऊपर था सीढ़ियां चढ़ के। तो बेटा इस पूरी बिल्डिंग को क्या माना जाता था कि ये किसी समय में रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल होगा। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स कह के आए थे कि हम बिजनेस करेंगे, ये उस कंपनी के फाउंडर थे, जिन्होंने फिर इंडिया पर रूल भी करा। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी ऐसी है। तो ये उनका अस्तबल माना जाता था कि भाई यहाँ पर आज ये स्टूडियो में मेकअप है ना, मेकअप डिपार्टमेंट है, ये पहले रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और मद्रास में तो कई सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता है, यानी वो यहाँ मतलब पहले यहाँ पे रहते होंगे। For his brief life and even a briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving, besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. तो इस लाइन का पूरी का ये मतलब है कि छोटी सी रॉबर्ट क्लाइव ने जो जिंदगी जी, उसमें भी उन्होंने एक जो छोटा सा स्टे मद्रास में किया, बेटा उसमें उन्होंने कई इम्पॉसिबल युद्ध लड़े, और एक कुंवारी लड़की से, मैडन का मतलब होता है कुंवारी लड़की से शादी करी, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें करी मद्रास में।
लॉट ऑफ मूविंग का मतलब होता है कई सारे इंसिडेंट्स जिन्हें हमने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने उन्होंने बहुत कुछ करा है यहाँ पर। तो ये उन्होंने अपने छोटे से स्टे जो उन्होंने मद्रास में किया था, उसमें उन्होंने इतने सारे काम कर लिए। अब हमें आगे जाके मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं ऑथर के साथ मेकअप रूम है कैसा। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। मेकअप रूम एकदम नाई की दुकान जैसा लगता है, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड अ हाफ डजन लार्ज मिरर्स। जैसे उसमें क्या है, मिरर्स के चारों तरफ हर एंगल पे लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे नाव नाव के यहाँ होता है ना बेटा कि शीशे होते हैं, शीशे के आसपास लाइट्स लगी होती हैं, ऐसे ही उस मेकअप रूम का हाल है। आपने एक्टर्स की शायद सेल्फीज में या फोटोज में देखा भी होगा जो वो पोस्ट कर देते हैं। दे वर ऑल इनकेंडिसेंट लाइट्स, सो यू कैन इमेजिन द फियरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। और वो लाइट्स कैसी हैं, इनकेंडिसेंट लाइट्स हैं। इनकेंडिसेंट मतलब बेटा ब्राइट लाइट्स व्हेन हीटेड। वो ऐसी लाइट्स हैं कि जब जिन्हें गर्म किया जाएगा ना तो वो और ज़्यादा रोशनी देंगी, या जितनी वो रोशनी देंगी उतनी वो गर्म होती जाएंगी, ऐसी लाइट्स हैं वो। तो अब ऑथर हमसे कहते हैं यार कि वो सब जो लाइट है वहाँ पर वो इनकेंडिसेंट लाइट है, तो तुम उन इमेजिन कर सकते हो उनकी फियरी माइजरी को, जिनका वहाँ पर मेकअप होता है। फियरी माइजरी का मतलब क्या है, माइजरी मतलब होता है ट्रबल, दिक्कत, और फियरी मतलब आग की तरह, ठीक है। तो आग से या गर्मी से होने वाला जो उनको दुख वहां पर झेलना पड़ता है जब उनका मेकअप हो रहा होता है उन लाइट्स के थ्रू, तुम उसको इमेजिन कर ही सकती हो। ऑथर हम लोगों से ऐसा कह रहे हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। पहले मेकअप डिपार्टमेंट एक बंगाली के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, हेडेड मतलब कंट्रोल, लेकिन फिर बंगाली अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा और वो स्टूडियो छोड़ के चला गया, या वो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था, बहुत बड़ा आदमी हो गया था वो। He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. और फिर उस बंगाली के जाने के बाद वहां पर एक महाराष्ट्रियन आए जिन्होंने इसका कंट्रोल संभाला, और उनको असिस्ट करते थे ये धरवर कन्नडिगा और मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मीज और कई सारे लोकल तमिल्स, ये उनकी सब हेल्प करते थे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे रिलीजन कास्ट और अलग अलग मतलब प्रजातियों के कह सकते हैं अलग अलग धर्म के लोग आकर एक संग काम कर रहे हैं। तो अगली लाइन में ये जो लाइन है ना आपकी यहाँ तक, यहाँ पे राइटर हमसे ये कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें ये दिखा रही हैं कि जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम्स आना शुरू भी नहीं हुए थे, उससे पहले तो यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका था, वो भी काफी बड़े पैमाने पर। ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वर्किंग टुगेदर, कि सब लोग एक अपने आप को एक नेशन का माने, अपने आप को एक कंट्री का माने, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हो और साथ में काम करें। तो ये ही बात हमारे राइटर ने इस लाइन में कही है, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। तो वो कह रहे हैं ऑथर इन मेकअप मैन, इन मेकअप डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में, कि भाई जो इनकी गैंग है ना, ये जो नेशनली इंटीग्रेटेड लोगों की गैंग है जिसमें अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग हैं, ये भाई किसी भी डिसेंट से दिखने वाले आदमी को एकदम हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में बदल सकते हैं, with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potion and lotion। वो भी किसकी मदद से, पैनकेक जो मेकअप का मटेरियल है ना उसको लगा लगा कर, और भी कई सारी लोकल क्रीम्स लोशंस लगा लगा के उनको एकदम मॉन्स्टर सा बना देते हैं, देखने में वो एकदम मॉन्स्टर लगते हैं। अब हिडियस क्रिम्सन के लिए आप लिखिए डार्क अगली रेड, डार्क अगली रेड। और ह्यूड मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर सा दिखने वाला, ह्यूज सा, कलरफुल सा, ऐसा उनको बना देते हैं, मतलब ये उनकी शक्ल बिगाड़ ही देते हैं मेकअप मैन तो। Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors। ऑथर हमें बताते हैं कि भाई उन दिनों में ना 95% तो फिल्मों की शूटिंग इंडोर यानी स्टूडियो के अंदर ही होती थी, 5% सिर्फ फिल्म बाहर शूट करी जाती थी। जैसे बेटा अब ये अपने जमाना चल रहा है कि विदेश में जाके शूटिंग होती है, या 90s के दशक से ही पहाड़ों पे शूट हो रहा है, वहां हो रहा है। लेकिन ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बेटा आज़ादी के समय का है, इंडिपेंडेंस के समय का। तो उस समय ना जो ज्यादातर फिल्में बनती थी वो एक स्टूडियो के अंदर ही बन जाती थी पूरी, इसलिए वहां पे कहा गया कि उस समय ज्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी। I suppose sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। अब देखो उन्होंने कैसी मजाक की बात कही है, इस लाइन का मतलब ये है कि यार वो सोच रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि जो स्टूडियो में जो लाइट्स लगी है ना,
ये चाहती हैं कि भाई इनके सामने लड़के लड़की ऐसे अगली बन के आए, तभी ये इनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा पाएंगी पिक्चर में। मतलब ये जो लाइट वाइट लगी है ना, इनको ही ऐसे अगली लोग चाहिए भाई, तभी उनको ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा पाएंगी मूवी में। मजाक की बात है उन्होंने जो कही है यहाँ पर। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक मेकअप डिपार्टमेंट में ना एक बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हायरार्की चलती थी कि भाई सबसे बड़े एक्टर का मेकअप कौन करेगा, उससे छोटे कौन, वो एक लेवल चलता था पूरा। हायरार्की के लिए आप देख सकते हो लेवल। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। अब देखो यहाँ पर उन्होंने वही अपनी सरकाजम की टोन इस्तेमाल करी है और कहते हैं कि जो चीफ मेकअप मैन था ना, वो तो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था। अगली मतलब उनका मेकअप करता था। हाँ, मेकअप करने के बाद वो अगली दिखते थे, पर इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसे वर्ड इस्तेमाल करे हैं। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन। और जो उसका सीनियर असिस्टेंट था ना चीफ मेकअप मैन का, वो बनाता था सेकंड हीरो और सेकंड हीरोइन को अगली। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और वो जो जूनियर असिस्टेंट काम करते थे फिल्मों में और जो कॉमेडियन होता था उनको भी अगली बना देता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब जो क्राउड शूटिंग होती थी, जब जैसे भीड़ दिखानी होती थी, तो जो भीड़ का मेकअप करता था ना, उस वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये बेटा बहुत मेन कैरेक्टर रहने वाला है हमारे इस चैप्टर में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर राइटर ने लिखा है, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। हाँ, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था। ये बड़ी ताज्जुब करने वाली बात थी। मतलब इतना ऐसा, एक तो ये अगली वगली बना देते थे, इनका कोई लेवल था नहीं मेकअप का, और देखो ऑफिस बॉय रख के बैठे हैं, मतलब नाम इतने बड़े ये सब, ऐसा वो कह रहे हैं। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping on the it on the crowd players. तो बेसिकली इस लाइन में पोएट वो ऑथर कह रहे हैं हमसे कि जब क्राउड शूटिंग के दिनों में क्राउड शूटिंग होती थी, तो उन दिनों तुम उसको देख सकते हो। किसको? मेकअप, वो ऑफिस बॉय को। ऑफिस बॉय को देख सकते हो, वो क्या करता था उन दिनों? एक बड़े से जाइंट वेसल में, एक बड़े से कंटेनर में अपने पेंट को मिक्स कर रहा होता था। पेंट मतलब बेटा वही पेन, वो लोशन पोशन पैनकेक्स, वो जो मेकअप का मटेरियल होता था ना, उनको घोल रहा होता था, उनको मिक्स कर रहा होता था। और क्या करता था फिर? क्राउड प्लेयर्स के चेहरे पर स्लैप कर देता था। स्लैप मतलब चांटा नहीं मारता था, इसका यहाँ पर मीनिंग है अप्लाइंग केयरलेसली। और बड़े ही केयरलेस तरीके से उनके चेहरे पर पोत देता था, जैसे पोतना कहते हैं। एक होता है मेकअप लगाना और एक होता है पोतना, तो ये पोत देता था उनके चेहरे पर। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup। और उसका बस एक ही आइडिया था, उसका एक ही मोटिव था कि भाई उनके चेहरे का एक एक पोर ढक जाए मेकअप से, कोई भी छेद दिखना नहीं चाहिए। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज। और वो कहते हैं ऑथर ऑफिस बॉय के बारे में कि भाई हम उसे ऑफिस बॉय बॉय कहते थे, मगर वो एक लड़का नहीं था, वो असल में अपनी उम्र में 40 साल से ऊपर का होगा कम से कम। हैविंग और जो हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर। और जो कि स्टूडियो में घुसा था इस आशा से कि वो एक स्टार एक्टर बनेगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, या लिरिक्स राइटर बनेगा। वो इस उम्मीद से स्टूडियो में आया था, लेकिन वो बन क्या गया बेटा? ऑफिस बॉय बन गया। ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट। और वो थोड़ा सा ना कवि भी था, मतलब उसे थोड़ी पोएम लिखना भी आती थी। अब देखो भाई, ये किस उम्मीद में आया था, क्या बन गया? तो मतलब बेटा अब क्या है ना, ये बड़ा नाराज सा रहता था, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा रहता था कि यार मैं इतना अच्छा इंसान ये सब कर सकता था और देखो अब क्या कर रहा हूँ। अब इसकी फ्रस्ट्रेशन किस पे निकली, क्या हुआ, वो सब आगे देखेंगे। बहुत मजेदार कहानी है। आगे ऑथर हमें बताते हैं, इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल द टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। ऑथर उन दिनों एक क्यूबिकल में बैठ के अपना काम करते थे, जिसकी बेटा दोनों तरफ की जो दीवार थी, दो तरफ की, वो तो पूरी की पूरी फ्रेंच विंडो हुआ करती थी। फ्रेंच विंडो मतलब बेटा इतनी बड़ी विंडो हुआ करती थी कि उसमें से आदमी अंदर बाहर जा सकता है। पूरी दीवार बराबर की विंडो होती थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। वो कहते हैं कि मैं भाई उन दिनों जानता नहीं था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। तो यहाँ पर इस लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि भाई जब मुझे लोग उन फ्रेंच विंडोज से, उन खिड़की वाली दीवारों से मुझे देखते थे कि मैं दिन भर बैठ के पेपर फाड़ रहा हूँ, मतलब इनका काम क्या था? पेपर की कटिंग निकालना ना। तो वो तो लोगों की नज़रों में ऐसा था कि ये पेपर फाड़ रहे हैं दिन भर बैठ के, तो उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है,
ये तो बस ऐसे ही पेपर फाड़ता रहता है दिन भर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, डे इन एंड डे आउट के लिए आप लिख सकते हैं ऑल डे, और नेक्स्ट टू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। इट इज लाइकली डेट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता था कि शायद बॉस को भी ऐसा ही लगता था। लाइकली मतलब इन द सेम वे। ठीक है। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। तो फिर वो कहते हैं कि भाई अगर मेरे को है ना ऐसा पेपर फाड़ते देख अगर किसी को भी लगता था कि मेरे को कुछ काम मिलना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो सीधे मेरे क्यूबिकल में घुसा आता था और मुझे एक लंबा चौड़ा भाषण देने लगता था। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हैं कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे पास, ये फालतू बन के काम कर रहे हो, ऐसा कुछ कहने लगता था। बार्ज मतलब घुसाना। आगे फिर पोइट कहते वो ऑथर कहते हैं, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and perverts। और वो कहते हैं कि जो लोगों ने लेक्चर देने आते थे ना उनमें से एक क्या था, ऑफिस बॉय भी था, वही मेकअप करने वाला। वो तो भाई उसने तो ठान ही ली थी कि मुझे एनलाइटेंड होना चाहिए इस बारे में। एनलाइटेंड मतलब मुझे पता होनी चाहिए, मुझे इस बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए कि कैसे एक महान कवि का टैलेंट, ऑफिस बॉय क्या था, थोड़ी थोड़ी पोइट्री भी करता था ना, कैसे उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में। वो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था जो उसके लिए सही नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि कैसे उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स के लिए ही सही है। वहां पर तो काम करने के लिए बार्बर्स और परवर्ट्स होने चाहिए, वो ऑफिस बॉय क्या कर रहा है। तो वो इस बारे में मतलब बार बार आके इस हमारे ऑथर से कहता रहता था और इन्हें ज्ञान देता रहता था। अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, इन लोगों ने कहा मुझे काम पे लगा दिया, ये है वो है। देखो, बार बार तो आपको पता ही है ना ही होता है। परवर्ट्स क्या होते हैं, परवर्ट्स का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जिनका सेक्सुअल बिहेवियर नेचुरल नहीं होता है। हम उन्हें देख के हम कहेंगे कि इनका सेक्सुअल बिहेवियर नेचुरल नहीं है। जैसे आपने कुछ पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं मगर वो लड़की की तरह बिहेव करते हैं, मेकअप वेकअप करने वाले होते हैं ना, ऐसा वही होते हैं परवर्ट्स। और वैसे इसके लिए आप लिख सकते हो इंग्लिश में डी बेयर पर्सन। ठीक है, मैंने आपको दोनों बातें समझा दी। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए मैं हर समय क्राउड शूटिंग के लिए प्रार्थना करता रहता था कि भैया क्राउड शूटिंग हो तो ये उनका मेकअप करने में ऑफिस बॉय व्यस्त रहे, मुझे आकर यहाँ भाषण ना देने लगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। और वो कहते हैं कि भाई क्राउड शूटिंग से कम कुछ भी नहीं मुझे उसके एपिक्स से बचा सकता था। मतलब क्राउड शूटिंग ही अकेला ऑप्शन थी जो मुझे उसके लेक्चरों से बचा सकती थी। एपिक्स मतलब बड़े बड़े लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा समझ आ रहा होगा। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to कोठा मंगलम सुब्बू। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि भाई देखो कि जितने भी फ्रस्ट्रेशन के केसेस होते हैं ना, कि कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो तुम हमेशा ये देखोगे कि उसका गुस्सा एक ही पर्सन की तरफ होता है, चाहे वो ओपनली उस गुस्से को दिखाए चाहे वो सीक्रेटली उस गुस्से को दिखाए। और हमारे मेकअप मैन के केस में, ऑफिस बॉय के केस में, वो इस बात को बिल्कुल मान चुका था कि जितने भी उसकी जिंदगी में दुख हैं, जितना भी उसको इग्नोरेंस मिलती है, जितना भी उसके संग भेदभाव होता है, वो सिर्फ एक ही आदमी की वजह से है जिसका नाम है कोठा मंगलम सुब्बू। ठीक है। अब मैं आपको इस लाइन के सारे मीनिंग्स बता देता हूँ। इंस्टेंसेस मतलब केसेस, ओके। कवर्टली मतलब सीक्रेटली, और वोज मतलब दुख, और इंगोमनी मतलब जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे ध्यान नहीं दिया जाता जिस पर। और नेग्लेक्ट आपको पता ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। तो ऑथर सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई वो तो सेकंड पोजीशन पर था जेमिनी स्टूडियोज पे। सेकंड पोजीशन मतलब बेटा मालिक के बाद जो अगली पोजीशन है ना वो सुब्बू की थी, मतलब इतना बड़ी अथॉरिटी थी सुब्बू वहां पर। He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown makeup boy had। वो कहते हैं सुब्बू के बारे में कि भाई सुब्बू की जो फिल्मों में ओपनिंग थी ना, जो उसकी पहली फिल्म रही होगी, वो मतलब उसकी फिल्मों में ओपनिंग हमारे मेकअप बॉय या ऑफिस बॉय से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो मेकअप बॉय से बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चरें कर गया था या उसने करी थी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios। ऑथर कहते हैं कि भाई बल्कि उन दिनों जब सुब्बू ने फिल्म मेकिंग करियर शुरू फिल्म में काम करना शुरू किया था, तो उसे तो कई सारी ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स का सामना करना पड़ा था, अनसर्टेन
ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू करा था तब कोई ऐसा फर्मली स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग स्टूडियो नहीं था। ठीक है, जब ऐसा जेमिनी स्टूडियो की तरह कोई बढ़िया सा स्टूडियो नहीं था जब उसने फिल्मों में काम करना शुरू करा था। तो ऐसा वो सुब्बू के बारे में बता रहे हैं। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू couldn't have had an appreciable lead of over our boy। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भाई अगर हम एजुकेशन में भी देखें ना, और एजुकेशन में भी फॉर्मल एजुकेशन में स्पेशली देखें, तो सुब्बू उसमें भी ऑफिस बॉय से कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब ठीक थे, दोनों बराबर के ही सही थे। मगर देखो सुब्बू नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो में, और ऑफिस बॉय बेचारा कहाँ क्राउड के मेकअप पोत रहा है। बट फिर आगे ऑथर लिखते हैं, बड़ा एक अच्छा सा रीजन देते हैं, क्या? बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग born a brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent and prosperous situations। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भाई हाँ, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन भाई उसकी जो ये क्वालिटी थी कि वो ब्राह्मण था, वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था। हाँ, सच में उसकी ये क्वालिटी थी। इसी वजह से शायद उसको एक्सपोजर मिला था ज्यादा एफ्लुएंट सिचुएशंस में। एफ्लुएंट मतलब प्रॉस्परस, अच्छी सिचुएशंस में जिनमें उसका फायदा हो सकता था। मतलब वो ब्राह्मण था तो शायद बेटा उस समय जात पात का चलता होगा, तो इसलिए उसको शायद लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसे इग्नोर नहीं किया, उसे ज़्यादा अच्छी-अच्छी सिचुएशंस दी, वो ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोगों से मिल पाया और अपना फ़ायदा कर पाया। उसे एक्सपोज़र मिल पाया ब्राह्मण होने की वजह से। तो ये मतलब एक जात-पात का सेंस है, और कहते हैं कि वो अच्छे लोगों से भी इसलिए मिल पाया। He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in flop film। और ऑथर सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई उसमें क्वालिटी तो थी, वो फिल्मों में फ्लॉप था, लेकिन तब भी भाई वो हमेशा चीयरफुल दिखता था। उसकी फिल्म चाहे फ्लॉप हो जाए लेकिन तब भी वो हमेशा खुश दिखता था। He always had work for somebody, he could never do things on his own। ऑथर सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए काम तो रहता ही था, वो कभी खुद कुछ नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। लेकिन जो उसकी वफादारी थी, जो उसकी वफादारी का सेंस था, बेटा उसकी वफादारी ने उसे मालिक के साथ पहचान दिलाई, और उसका एक तरीके से कहते हैं बड़ा जिगरी बना दिया, कि जैसे मालिक भी सुब्बू को पहचान गया कि भाई ये तो मेरा वफादार है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। एंड कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। और जो उसकी वफादारी थी बेटा, उसने उसको मालिक के साथ पहचान तो दिलवाई ही दिलवाई, और जितनी भी फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी थी सुब्बू के अंदर, उसको फिर उसके मालिक का एडवांटेज बना दिया, उसको उसके मालिक के फायदा बना दिया। सुब्बू क्या था, वफादार बहुत था। तो बेटा उसी वफादारी की वजह से मालिक उससे इम्प्रेस हुए, उससे खुश हुए, और उसकी फिर जितनी भी क्रिएटिविटी थी वो अब सिर्फ मालिक का एडवांटेज बन के रह गई, उसका फायदा बन के रह गई। या मालिक उसका खूब फायदा, मतलब उसकी वजह से मालिक को भी खूब प्रॉफिट होता था, तो इसलिए दोनों आपस में बड़े खुशी से रहते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड मतलब वेरी सूटेबल, वो तो एकदम फिल्मों के लिए ना बहुत ज्यादा सूटेबल था। हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड वैन कमांडेड। ऑथर सुब्बू के लिए कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा आदमी था कि जिसको अगर कोई ऑर्डर देना, मतलब मालिक ऑर्डर दे, तो ये एनकरेज हो जाता था, मतलब प्रोत्साहित हो जाता था, खुश हो जाता था। इंस्पायर्ड के लिए आप लिख सकते हैं एनकरेज्ड, और कमांडेड मतलब ऑर्डर्ड। अब देखो आगे बढ़ा उन्होंने क्या बताया है इस पूरी लाइन में, मैं आपको यहाँ तक समझा दूं। कि मान के चलो प्रोड्यूसर ने सुब्बू से कहा कि भाई देखो एक मुझे सीन डायरेक्ट करना है, उसमें क्या होगा, एक चूहा है, चूहा क्या करेगा, टाइग्रेस के बच्चों को मार देगा पानी के अंदर, और वो सॉरी टाइग्रेस के बच्चों को नहीं, टाइग्रेस को मार देगा पानी के अंदर, और वो उनके बच्चों के प्रति प्यार दिखाएगा। तो अब मैं सीन को कैसे डायरेक्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा सीन है। तो भाई अगर वो ये बात सुब्बू से कहते थे ना, तो सुब्बू भाई 4 तरीके ले आता था उस सीन को डायरेक्ट करने के, कि कैसे चूहा अपने विक्टिम यानी शेरनी के ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे, शेरनी के बच्चों के प्रति प्यार दिखाएगा। तो मतलब सुब्बू इस नेचर का था कि उसे कोई भी मतलब फिल्म के कोई भी प्रॉब्लम दो तो एकदम वो कई सारे सॉल्यूशन के साथ आ जाता था। और अगर फिर प्रोड्यूसर उससे कह दे कि ठीक है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि उतना ज्यादा भी आइडिया तुम्हारा इफेक्टिव रहेगा, अगर प्रोड्यूसर ऐसा सुब्बू से कह दे, तो फिर भाई सुब्बू एक ही मिनट के अंदर 14 और रास्तों के साथ आ जाएगा कि नहीं नहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ऐसा कर दो कि भाई चूहे को ना हम क्या कहेंगे, वो उन्हें खाना खिला रही है या उन्हें वो बचा रही है, ऐसा कर लो, ऐसे डायरेक्ट कर लो, इसे वैसे कर लो, ये कर लो। तो मतलब उसके पास हर चीज का सोल्यूशन रहता था फिल्म मेकिंग के बारे में। और फिर आगे पोइट उसके लिए ऑथर उसके लिए लिखते हैं कि film making must have been and was so easy with a man like Subbu around,
And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden year, it was Subbu. तो बेसिकली इन लाइनों में ऑथर ने सुब्बू की तारीफ करी है और उसके लिए कहा है कि भाई फिल्म मेकिंग, अगर सुब्बू जैसा आदमी तुम्हारे आसपास है और तुम फिल्म बना रहे हो तो फिर तो तुम्हारे लिए फिल्म मेकिंग का काम बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर कोई आदमी था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को उसके गोल्डन टाइम में, जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेस पे था, उस समय जेमिनी स्टूडियोज को डायरेक्शन दी और डेफिनेशन दी, काम करने का तरीका सही से काम कराया, तो भाई वो आदमी सुब्बू ही था। यानी मतलब जेमिनी स्टूडियोज की सक्सेस के पीछे काफ़ी बड़ा हाथ सुब्बू का है, ऑथर हमें ये बताना चाह रहे हैं। फिर आगे ऑथर के वो सुब्बू के बारे में कहते हैं कि सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड थॉट ही was in certainly capable of more complex and higher forms. He deliberately chose to address his poetry to the masses. अब वो सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई सुब्बू ना एक ना छोट पोइट भी था, वो एक्टर होने के साथ साथ पोइट भी था। और मैं जानता हूँ कि वो और अच्छी पोइट्री कर सकता था, वो ऊंचे लेवल की पोएम्स भी लिख सकता था। लेकिन उसने जानबूझ के ऐसी पोएम्स लिखी जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, मतलब सरल भाषा में पोएम लिखी जिससे कि आम आदमी भी जो मासेस में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो भी उसकी पोएम्स को समझ सके और उसे जान पाए। तो ऐसा ऑथर अपने सुब्बू के बारे में कहते हैं। सर्टेनली मतलब होता है पक्का, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स का मतलब होता है मतलब ऊंचे लेवल की चीज़ें। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, और so his critics felt. अब ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि भाई उसकी फिल्मों में जो सक्सेस हो गई थी ना, चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो या जो वो एक्ट करता था उसमें, उसकी सक्सेस ने ना उसकी पोएट्री में जितने भी उसने अचीवमेंट्स करे थे उनको कहीं ना कहीं छुपा दिया था, उन्हें ढक दिया था। और शायद ऐसा मानना उसके क्रिटिक्स का भी था। क्रिटिक्स बेटा अगर फिल्म इंडस्ट्री में बात करें तो वो होते हैं मतलब वो लोग जो कि किसी की मतलब देखते हैं उनको अच्छे से, बोले तो जज होते हैं, जो कमेंटेटर होते हैं, रिव्यूअर होते हैं, तो वो होते हैं क्रिटिक्स। तो ऐसा कई लोगों का मानना था कि भाई सुब्बू फिल्मों में ज़्यादा अच्छा निकल गया, इसलिए उसके पोइट्री में जो टैलेंट था उसको ढक गया, उस वजह से वो छुप गया। ही composed several truly original story poems in folk refrain and diction. और वो सुब्बू के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कि भाई सुब्बू ने ना कई सारी स्टोरी पोएम्स भी लिखी थी फोक रिफ्रेन और डिक्शन की मदद से। फोक रिफ्रेन मतलब बेटा होता है रिदम बनाने के लिए जो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं ना हम पोएम में, उनको हम कहते हैं फोक रिफ्रेन। और डिक्शन का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो मतलब उसने रिदम बनाने वाली लाइंस और सही वर्ड्स को चॉइस करके कई सारी स्टोरी पोएम्स भी लिखी थी। पोएम्स मतलब किसी पोएम में ही पूरी स्टोरी बता दी हो, जैसे अपना टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन था ना, वैसे ही। और वो आगे कहते हैं कि एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नोवेल थिलाना मोहनम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफली एज्ड करेक्टर्स। और स्टोरी पोएम्स लिखने के साथ उसने एक थिलाना मोहनम्बल नाम की ऐसी नोवेल भी लिखी थी जिसमें हर जगह भर भर के करेक्टर्स थे जिनको वेरी स्किलफुली रिप्रेजेंट किया गया था। कैरेक्टर्स मतलब जो कहानी में किरदार होते हैं ना, उनको बड़े अच्छे से दर्शाया गया था और भरी हुई थी पूरी नोवेल किरदारों से। ठीक है। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। और डेफली मतलब स्किलफुली, एस्ट मतलब एक पैटर्न में। तो इन मतलब शब्दों को अगर मिलाएंगे, तोड़ेंगे इनके अर्थ को और बताएंगे तो वो यही बनेगा कि मतलब उस नॉवल में हर जगह वो करेक्टर से भरी हुई थी जिनको काफी स्किलफुली रिप्रेजेंट किया गया था। He quite successfully created the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. और यहाँ पर ऑथर सुब्बू के नोवेल के बारे में कहते हैं कि उसने अपनी नोवेल में ना देवदासीज के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था, जो कि शुरुआती 20वीं सदी में हुआ करती थी। देवदासीज बेटा इनके बारे में कोई डिस्कस करेंगे आप, अभी खैर ज़्यादा ज़रूरी नहीं इनका। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो काफ़ी अमेजिंग एक्टर भी था, ऐसा हमारे ऑथर साहब कहते हैं। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than supposed main players. तो ऑथर सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई वो कभी भी इच्छा नहीं रखता था कि उसे लीड रोल ही मिले, लेकिन जो भी उसे छोटा मोटा साइड रोल मिलता था वो उसको मेन एक्टर से भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करके दिखाता था। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूं। एस्पायर्ड मतलब होता है इच्छा रखना, सब्सिडरी मतलब छोटा मोटा साइड रोल, ठीक है। ओके। तो फिर आगे क्या लिखा है। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एवरीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। तो ऑथर सुबू के बारे में कहते हैं कि भाई वो ना जिनसे भी मिलता था उनके प्रति एक उसके मन में जेन्युइन लव था, वो सबसे प्यार करता था।
और उसका हाउस तो परमानेंट रेजिडेंस बन चुका था कई दूर के पास के रिश्तेदारों का और कई सारे जान पहचान वालों का। ठीक है, केम अक्रॉस मतलब होता है मिलना, जिससे भी वो मिलता था, और एक्quaintances मतलब जान पहचान वाले। फिर it seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। और ऑथर सुब्बू के बारे में कहते हैं कि भाई ये तो उसके नेचर के खिलाफ ही लगता था कि वो कभी ऐसा शायद सोचता भी हो कि भाई वो इतने ज्यादा लोगों को पाल रहा है, या मतलब उनका पालन पोषण कर रहा है, उन्हें खाना वाना खिला रहा है अपने घर में रोज। सच अ चैरिटेबल एंड improvident मैन येट ही हैड एनिमीज। ऑथर उसके बारे में कहते हैं कि भाई कितना दयालु, कितना चैरिटेबल नेचर था उसका, और कैसा इम्प्रोविडेंट मैन था। इम्प्रोविडेंट मतलब बिना सोचे समझे खर्च करने वाला आदमी। तब भी उसके दुश्मन थे, मतलब कितना अच्छा देखो इंसान है, सबसे प्यार से मिलता है, सबको अपने घर में खाना आना खिलाता है, पर तब भी उसके दुश्मन है यार। कभी फिल्मों में लीड रोल नहीं मांगता, तब भी उसके दुश्मन है। अब वो कहते हैं, वॉज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। क्या इसके दुश्मन इसीलिए हैं कि वो बॉस के इतना करीब दिखाई देता है, या वो बॉस के इतना करीब है? और वॉज इट हिज जनरल डीमनर दैट रिसेम्बल्ड अ साइकोफेंट्स। और क्या उसके दुश्मन इस वजह से हैं कि भाई उसका जनरल बिहेवियर जो है वो एक चापलूस से मिलता जुलता है। चापलूस मतलब जो अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ करता हो, कि बॉस के संग भी वो बस इसलिए घुसा रहता है कि बॉस से उसे फायदा है। तो मतलब क्या वो उसके बिहेवियर की वजह से है जो साइकोफेंट से मिलता है? साइकोफेंट के लिए आप लिख लो फ्लैटरर, तारीफ करने वाला, और डीमनर मतलब बिहेवियर। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि भाई क्या उसके दुश्मन इसीलिए हैं कि भाई उसका जो बिहेवियर है वो एक चापलूस से मिलता जुलता है। चापलूस है नहीं वो, मगर क्या उसका बिहेवियर उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए उसके दुश्मन है। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या उसके दुश्मन इस वजह से हैं कि वो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ही कहता है, कभी किसी को बुरा नहीं कहता। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu। भाई कुछ भी हो इन बातों में से, चाहे फिर वो बॉस के करीब हो, या वो उसका बिहेवियर चापलूस जैसा हो, या कुछ भी हो, भाई मेकअप डिपार्टमेंट में जो ऑफिस बॉय है ना, वो तो सुब्बू के बारे में डायरेस्ट थिंग्स सोचता है या चाहता है। डायरेस्ट मतलब बुरे से बुरा, कि भाई ये तो मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये पागल हो जाए, अटरम झटरम, मतलब ऐसा सोचता है ऑफिस बॉय तो उसके बारे में। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets। तो बेसिकली इन लाइनों में हमारे ऑथर कह रहे हैं कि वैसे तो देखो तुम ना, तुम मतलब कौन, हम, कि वैसे तो हम हमेशा सुब्बू सुब्बू को बॉस के साथ ही घूमता हुआ देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉस है या बॉस के संग घूमता है तो उसकी अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं लगती होगी, नहीं। उसकी अटेंडेंस लगती है, और वो आता है स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर में, जिस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, और एक लॉयर भी है। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल में एक टीचर होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल के साथ ही लटका हुआ दिखता रहता है, तो हम कहते हैं यार कि ये प्रिंसिपल का चमचा चमचा है क्या। लेकिन असलियत में है तो वो टीचर ना, तो उसकी अटेंडेंस तो टीचर की तरह ही लग रही है। तो वही सुब्बू का केस है कि भाई इसकी अटेंडेंस स्टोरी डिपार्टमेंट में लगती है, जिस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर है, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं। अब तुम्हें भी थोड़ा सोच के शायद अचंभा हुआ होगा कि भाई स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर का क्या काम। देखो कई बार ऐसा हो जाता है फिल्म बनाते समय, कहानी आनी कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि लोग उसे क्रिटिसाइज कर दे या कोई केस कर दे, तो उस वजह से एक लॉयर भी हमें चाहिए रहता है, फिल्म बनाने वालों के पास एक लॉयर भी रहता है हर समय। The lawyer was also officially known as legal advisor, but everyone referred to him as the opposite। और यहाँ पर ऑथर लॉयर के बारे में कहते हैं कि भाई उसको ना ऑफिशियली लीगल एडवाइजर की तरह जाना जाता है, लेकिन सब लोग ना एकदम उसका जो अपोजिट है वो ही उसको बुलाते हैं, इलीगल एडवाइजर, कि ये तो एकदम बुरी ही सलाह देगा, कुछ इलीगल ही सलाह देगा, ऐसा सब कहते हैं। अब ऐसा उससे भाई क्यों कहते हैं, क्या हरकतें हैं उसकी ऐसी, देखते हैं। अब ऑथर एक बार किस्सा सुनाते हैं क्या हुआ। देखो मैं आपको कहाँ से बताऊं, या चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। एक बार की बात है, एक बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वो ना बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल भी थी। टेम्परामेंटल मतलब मूडी भी थी। तो एक बार वो सेट पर भड़क गई, या एकदम सेट पर फट पड़ी। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment। और जब बिल्कुल सब लोग शांत खड़े होके, शौक में खड़े होके उसको सुन रहे थे, जो भी वो उस समय गुस्से में चिल्ला रही थी, बोल रही थी, लॉयर ने ना क्या करा, चुपके से रिकॉर्डिंग का जो एक इक्विपमेंट था, डिवाइस था, उसको ऑन कर दिया और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। When the actress paused for the breath and
जब फिर एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी, मतलब वो भाई बहुत तेज और गुस्से में बोले जा रही थी, और फिर मतलब जब वो रुकी तो फिर क्या करा, लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उससे कहा, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और फिर उसने उससे ऐसा कह के रिकॉर्डिंग चला दी। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। यहाँ पर वो ऑथर कह रहे हैं कि भाई उसकी जो स्पीच थी ना, जो भी मतलब उसने गुस्से में कहा था प्रोड्यूसर के खिलाफ, उसमें कुछ भी ऐसा ब्लेम करने वाला नहीं था प्रोड्यूसर को, या उसमें उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करा था, उसमें कोई भी गाली गलौच नहीं थी। ठीक है, इंक्रीमेटिंग का मतलब होता है ब्लेमिंग, अनमेंशनेबली फॉल मतलब जिसे लिखा ना जा सके, मतलब गाली गलौच। और टायरेड का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच। तो वही होता, कहते हैं कि भाई उसकी जो स्पीच थी, जो उसने प्रोड्यूसर के खिलाफ बोली थी गुस्से में, भाई उसमें कुछ भी ऐसा गाली गलौच या ब्लेमिंग सा नहीं था। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्ट्रक डम। लेकिन जब उसने अपनी आवाज को उस रिकॉर्डिंग वाले डिवाइस से दोबारा सुना ना, तो बेटा वो एकदम शॉक्ड हो गई। स्ट्रक डम के लिए लिखो हाईली शॉक्ड। अब देखो क्या होता है, कई बार बेटा जैसे आप गुस्से में बहुत कुछ बोल दो किसी से भी, और कोई आपकी बात को रिकॉर्ड कर ले या कोई सुन भी ले, तो फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो आदमी आपसे आकर कहे कि पता है तुमने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, तुमने उससे ये बोल दिया, तो तुम खुद सोचोगे यार कि मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे, तुम एक तरीके से टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो वही अब इस एक्ट्रेस के संग हो गया जब उसने अपनी आवाज को वापस उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से सुना। A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. तो इस लंबी चौड़ी सी लाइन में बस ऑथर इतना कह रहे हैं कि भाई वो लड़की जो कि कंट्री साइड की थी, गांव देहात की थी, पास से आई थी, वो इन सब एक्सपीरियंसेस से नहीं गुजरी थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि कोई उसकी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता है। जिन एक्सपीरियंसेस से मामूली तौर पर हर एक्ट्रेस गुजर जाती है इस पोजीशन पर पहुंचने से पहले, जिस पोजीशन पर वो बिना इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे आ गई थी, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गई थी ना, और जल्दी फेमस हो गई थी, तो उसने वो मतलब दुनिया के रंग ही नहीं देखे थे जो कि हर आदमी मामूली तौर पे देख लेता है उस बड़ी पोजीशन पर पहुंचने से पहले। तो इसलिए वो नहीं जानती थी, तो उस बात का उसे बहुत उस दिन धक्का लगता है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। वो उस डर से कभी उभर ही नहीं पाई जो उसको उस दिन महसूस हुआ था। डेट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, द लीगल एडवाइजर। और फिर ऑथर कहते हैं कि भाई उस दिन लीगल एडवाइजर ने उसका छोटा सा और शानदार सा एक्टिंग करियर वहीं पर खत्म कर दिया। मतलब वो लड़की अपनी नजरों में गिर गई, और वो मतलब ऐसे ना एकदम वो टूट सी गई यार कि इस दुनिया में ऐसा भी हो जाता है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो तो एकदम बस अच्छी अच्छी चीजें देखती हुई आई थी, उसने ये ऐसे चेहरे नहीं देखे थे, दुनिया के रंग नहीं देखे थे। तो इस बात का उसे बड़ा बुरा लगता है, और फिर वो क्या होता है, एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ देती है। इसी के साथ फिर आगे हमारे ऑथर साहब कहते हैं, कहाँ गए हम, हाँ, लीगल एडवाइजर। तो लीगल एडवाइजर जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, उसने उसका करियर खत्म कर दिया। हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। अनविटिंगली मतलब न चाहते हुए भी, मतलब लीगल एडवाइजर भी यार देखो ऐसा नहीं चाहता था कि मैं इसका करियर खत्म कर दूंगा, वो तो बस एक तरीके से एक प्रूफ बना रहा था, एक एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा था कि कल को जाके ये एक्ट्रेस अगर ये हमारे प्रोड्यूसर पे कुछ ब्लेम करते हो तो हमारे पास भी तो प्रूफ रहे। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, मगर अब देखो ना चाहते हुए भी कितना बुरा हो गया। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like coat of mail. तो बेसिकली इन लाइनों में पोइट ये कह रहे हैं कि भाई जैसे देखो स्टोरी डिपार्टमेंट के जो बाकी मेंबर्स थे ना, वो क्या पहनते थे बेटा, एक यूनिफॉर्म पहनते थे। मतलब यूनिफॉर्म क्या, उनमें वो नीचे तो खादी धोती पहनते थे, और ऊपर वो एक तरीके से ढीली ढाली क्लमसिली रफली टेलर्ड एक शर्ट सी पहनते थे, मतलब कह सकते हैं कि कुर्ता टाइप का सा कुछ पहनते थे। बाकी सब लोग तो ये पहनते थे, लेकिन जो हमारा ये लीगल एडवाइजर था ना, ये क्या पहनता था, पैंट पहनता था, टाई पहनता था, और कभी कभार तो कोट भी पहन लेता था। और इसका कोट कैसा दिख रहा होता था, कोट ऑफ मेल की तरह दिख रहा होता था। कोट ऑफ मेल होता है कवच, उसकी तरह दिखता था, मतलब उसमें कुछ मेटल से डेकोरेटेड था उसका कोट। ठीक है, तो ऐसा वो यहाँ पे बताते हैं। और बाकी जो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, क्लमजिली, क्लमजिली मतलब रफली, सॉरी,
Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. अब इन लाइनों में पोएट देखो क्या बताते हैं। असल में जो ये स्टोरी डिपार्टमेंट था इसमें कौन थे? पोएट्स थे और राइटर थे। ये बेटा जो लोग होते हैं ना ये सपनों की दुनिया में खोए वाले लोग होते हैं। इनकी इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। मछली आसमान में उड़ भी सकती है, चिड़िया पानी में तैर भी सकती है। मगर ये जो बेचारा हमारा लॉयर था ये बड़ा ही लॉजिकल बात करता था, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता था ये। तो इन लोगों के बीच में ठीक है, ये लॉयर ना इन लोगों के बीच में कैसा लगता था? बेचारा अकेला सा रहता था और हमेशा बिच कैसा लगता था? बेचारा वाली इसको करेक्टर मिला हुआ था कि बड़ा बेचारा टाइप का आदमी लगता था जो कि हमेशा अकेले घूमता रहता था, क्योंकि इनकी इससे पटती नहीं थी किसी से भी। और वो सारे जो लोग थे ना स्टोरी डिपार्टमेंट में वो या तो गांधीहाइट थे और खादीहाइट थे। गांधीहाइट खादीहाइट मतलब गांधी जी को बड़ा मानते थे और खादी भी पहनते थे। लेकिन हमारा ये जो लॉयर था ये बेचारा कोट पैंट पहन के आता था, तो ये उसमें भी उनके संग नहीं घुल मिल पाता था, तो ये बड़ा उसमें अलग अलग सा रहता था। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. इन लाइन में पोइट कहते ऑथर कहते हैं कि भाई जैसे जो बॉस के करीब लोग होते हैं ना उनको पिक्चर प्रोड्यूस करना अलाउ होता है, वो अपने मन से पिक्चर बना सकते हैं, ऐसे ही लीगल एडवाइजर को भी अलाउ था। तो एक बार इसने भी एक पिक्चर बनाई जिसमें बहुत सारा मेकअप मटेरियल इस्तेमाल हुआ, लेकिन उतना उस पिक्चर से निकला ही नहीं, मतलब वो पिक्चर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और फिर एक दिन बॉस ने ना स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया कि भाई इनसे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, तुम सब जाओ, चलो भागो यहाँ से। And this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और फिर ऑथर कहते हैं कि भाई ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री में पहला ऐसा केस होगा जब किसी लॉयर की नौकरी गई हो क्योंकि पोइट्स को घर जाने के लिए कह दिया, मतलब क्योंकि पोइट्स से नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया तब किसी लॉयर की नौकरी गई हो। ऐसा था ना, उसने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करा। अब स्टोरी डिपार्टमेंट में तो पोइट्स और राइटर थे, लेकिन अब बेचारा उनके संग ये भी पिस गया, कहते हैं ना गेहूं के संग घुन भी पिस जाता है, वही हो गया। तो वो ऐसे ही बताते हैं हमको। अब देखो यहाँ तक ना ये अपना सब खत्म हो गया। अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा ऑफिस बॉय के बारे में, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, सुब्बू के बारे में, सुब्बू कैसा था, ऑफिस बॉय सुब्बू में क्या चक्कर चलता रहता था। फिर हमने स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें भी स्पेसिफिकली लीगल एडवाइजर के बारे में पढ़ा। ये सब तो तीन करेक्टर हो गए जिस यहाँ तक कहानी मुझे बड़ी मजेदार सी लगती है। अब जो हम बेटा आगे बढ़ने वाले हैं वो बात रहेगी मेन कम्युनिज्म के ऊपर। अब आप थोड़े नए चैनल्स में मिलोगे तो एक तरीके से आप पार्ट टू भी बना सकते हो इस चैप्टर का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastry and हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऑथर कहते हैं कि भाई अब स्टोरी डिपार्टमेंट तो देखो जेमिनी स्टूडियो का बंद हो चुका था, तो अब इन्हें पोएट और स्टोरी राइटर तो जब भी चाहिए था ना भाई फिल्म विल्म बनाने के लिए, तो कई सारे जो पोएट्स और राइटर्स थे वो यहाँ पर विजिट करते रहते थे और उनकी फेवरेट हॉन्ट भी बन गया था। हॉन्ट मतलब फ्रीक्वेंटली विजिटेड जगह, या साफ शब्दों में बोलूँ तो अड्डा बन चुका था कि भाई उनका मन करता था तो सीधे यहीं आ जाते थे ये सब पोइट्स। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। और मतलब जेमिनी स्टूडियो की ना बहुत एक्सीलेंट मेस थी जो कि बहुत ही अच्छी कॉफी बनाया करती थी। और वो कॉफी दिन भर तो मिलती ही थी, बाकी आधी रात से ज्यादा तक भी वो कॉफी मिलती थी, मतलब ज्यादातर रात के हिस्सों में भी वो कॉफी मिल जाया करती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि देखो उन दिनों ना कांग्रेस का राज चल रहा था। अब कांग्रेस का राज चल रहा था तो उसने प्रोहिबिशन लगा रखा था। प्रोहिबिशन मतलब कि मतलब शराब वराब पीना बंद था और भी कई सारे प्रतिबंध थे। तो फिर उन दिनों ना लोग जो है एक कप कॉफी पर मिलना बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट मानते थे कि यार चलो यही सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट है, अपन कॉफी पी के मिलजुल लेंगे। ऐसे रात को बैठने की जरूरत नहीं है, पैक बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, bearing the office boys and a couple of clerks, everybody else at the Gemini Studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. तो ऑथर कहते हैं कि भाई कुछ ऑफिस बॉयज और क्लर्क्स को छोड़कर जितने भी लोग जेमिनी स्टूडियो के थे और जितने भी ये पोएट वेट आ जाते थे ना, सब ये कॉफी पीने का आनंद उठाते थे, लुफ्त लेते थे, जो कि शायद पोइट्री से पहले एक प्री रिक्विजिट होता है कि मतलब अगर पोइट्री करनी है तो कॉफी तो पहले पीनी ही पड़ेगी जेमिनी की, जो मतलब ऐसा उन लोगों के यहाँ धारणा हो गई थी। बेरिंग मतलब होता है एक्सेप्ट, इन लोगों को छोड़कर। प्री रिक्विजिट मतलब जो प्री रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज की।
Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji. But beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. तो इसमें ऑथर कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, ये खादी वादी धोती पहनते थे, मतलब जो भी और लोग थे या ये पोएट वोएट जितने भी थे, ये सब लोग गांधी जी को तो बड़ी पूजते थे, उनकी तो पूजा करते थे और उन्हीं की आइडियोलॉजी को मानते थे। लेकिन उसके अलावा इनको किसी भी पॉलिटिकल आइडिया के बारे में जरा सी भी समझ नहीं थी। फेंटिंग एप्रिसिएशन मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जरा सी भी, या कोई भी तारीफ नहीं थी उनके मन में किसी भी और आइडिया के प्रति, बस जो गांधी जी कहते हैं वही सही। अब देखो, अब थोड़ा नीचे जाने से पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताते हैं अब कहानी किस लेवल पर जाने वाली है। नीचे जाके हम कम्युनिज्म के बारे में बात करेंगे। पर सर हम बात कम्युनिज्म के बारे में क्यों कर रहे हैं, हम तो पोएट एंड पैनकेक चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो उस समय ये बात कब की हो रही है, या आज़ादी के समय की बात हो रही है, करीबन करीबन 47 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था 45 में, 1945 में। अब उसके बाद जो दो बड़ी पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर, ये बेटा दोनों ही मतलब क्या था, फिर से वही कॉलोनी वाला चाह रही थी कि हम ही में से कोई एक ही बड़ा है। अब इन्होंने सोचा कि भाई अगर दोबारा युद्ध करेंगे ना तो फिर तो सब कुछ दोबारा खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये भी उतने ही पावरफुल थे और ये भी उतने ही पावरफुल है, तो इन्होंने कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। अब जो यूएसए वालों की आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म की, और यूएसएसआर वाली जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनलिज्म की। ठीक है, यूएसए आप जानते ही हो, यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएसएसआर कौन, रशिया। तो अब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के संग कोल्ड वॉर शुरू कर दिया और फिर ये देश देश में जाके अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने लगे, लोगों को जागरूक करने लगे और उनसे चुनाव कराने लगे कि किसकी आइडियोलॉजी सही है, उसी का पूरी दुनिया पे राज होगा। तो ये उन दिनों की ही बात है, ये सब लोग उस चीज को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। और पता है ये जितने भी जेमिनी स्टूडियो के लोग थे, ये सब कम्युनिज्म टर्म से नफरत करते थे, हेट करते थे। एवर्स मतलब होता है नापसंद करना, नफरत करना। उनकी नज़र में क्या था, अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। He had no compunction about killing his own parents or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. तो इन लाइनों में ऑथर कहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट जो है वो एक ऐसा आदमी है जिसका कोई भगवान नहीं है, वो भगवान में नहीं मानता है। उसको ना अपने बेटे बेटी से प्यार है, ना अपनी पति पत्नी से प्यार है, ना अपने मतलब स्पाउस से प्यार है। उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा अपने पेरेंट्स को मारने पर या अपने बच्चों को मारने पर। और वो तो समाज में निकलता ही अशांति और अहिंसा को फैलाने के लिए है। भोले भाले और अज्ञानी लोगों के बीच, इन लोगों के बीच वो अहिंसा और अशांति ही फैलाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर मीनिंग्स बता दे रहा हूँ। फिलियल मतलब होता है रिलेटिंग टू सन और डॉटर, कि मतलब उसे बेटे बेटी से भी कोई प्यार नहीं है। कंजुगल मतलब होता है रिलेटिंग टू मैरिज, के मतलब अपनी पति पत्नी से कोई प्यार नहीं है। कंपंक्शन मतलब होता है रेग्रेट। ओके, और अनरेस्ट मतलब होता है अशांति, और वायलेंस मतलब अहिंसा। और इग्नोरेंट पीपल होता है अज्ञानी लोग, कि जिन्हें कुछ भी कह के बहला फुसला दिया जाता है। कि जैसे होते नहीं है कि नेता लोग करते हैं, कि मतलब उन लोगों को जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन भोले वाले लोगों को बुद्धू बना लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, उनसे कुछ गलत काम करा लेते हैं, तो वही इग्नोरेंट पीपल होते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा कम्युनिज्म के बारे में हमारे ऑथर बताते हैं, ऐसा आइडिया है वहां पर। Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated vaguely among the khadi-clad poets of Gemini studios. Even evidence of it was soon forthcoming. तो इस लाइन में बेसिकली ऑथर ये कह रहे हैं कि जो ये विचारधारा है कम्युनिस्ट लोगों के बारे में, जो कि साउथ इंडिया के बाकी इलाकों में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो अब उड़ती उड़ती अनक्लियर सी इन खादी ड्रेस्ड पोइट्स जो कि जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, रहते थे, या जो मतलब आते थे, जितने भी पोइट्स थे उनके बीच में भी अब ये विचारधारा उड़ती उड़ती अनक्लियर सी आ पहुंची थी। उनके मन में भी ऐसी विचारधारा पैदा हो गई थी, और इसका सबूत हम आगे आने वाले समय में देखते भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। नोशन मतलब होता है विचारधारा। ओके, प्रिवेल्ड मतलब एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ पर और क्या है, वेगली, वेगली मतलब होता है अनक्लियर। ओके, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाली। और खादी क्लैड, खादी क्लैड का मतलब होता है बेटा खादी ड्रेस्ड, कि ये सब खादी ड्रेस पहनते थे ना, तो वही सब। तो उन लोगों के बीच भी वो विचारधारा उड़ती उड़ती आ गई थी। When Frank Buckman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios.
अब क्या होता है बेटा, कहानी एक नया रुख लेती है। कुछ साल बीते, 1952 में क्या होता है, फ्रैंक बकमैन की मॉरल रियारमेंट आर्मी आती है कुछ 200 लोगों के संग। और वो कहाँ, इंडिया आती है, और इंडिया में भी उन्हें जेमिनी स्टूडियो से अच्छा कोई होस्ट मिलता ही नहीं है, वो जेमिनी स्टूडियो ही आते हैं इंडिया में। अब वो क्यों आए थे, क्या करने आए थे, वो एक मिस्ट्री है, वो हम आगे सुलझाएंगे, पर अभी मैंने आपको इस लाइन का मतलब बता दिया। ओके। 200 स्ट्रॉन्ग का मतलब है 200 अट्टे कट्टे लोग। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। भाई किसी ने तो उनको देख के बोला, भाई ये तो सर्कस वाले लग रहे हैं, एकदम अट्टे कट्टे तो है ही, और लंबे चौड़े भी, पता नहीं क्या करतब दिखाएंगे। They were not very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in most professional manner. अब देखो अपने ऑथर ना बड़ी सरकाज़म की टोन इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने इनको सर्कस बोला, तो ऑथर कहते हैं कि भाई कि ना ये लोग ना ट्रेपीज पर तो ज़्यादा अच्छे थे नहीं। ट्रेपीज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लंबी सी रोप होती है, उस पर जब करतब दिखाया जाता है ना, चलती है एक बच्ची छोटी सी, वो उस पर तो देखो ये लोग ज़्यादा अच्छे थे नहीं। और एनिमल से भी इनकी कोई ऐसी खास जान पहचान थी नहीं, जैसी सर्कस वालों की होती है कि ये शेर को नचा दें, शेर को कुर्सी में बैठा दें, नहीं। और जो इनकी एनिमल से मुलाकात होती भी थी ना, तो वो तो सिर्फ डिनर की टेबल पर ही होती थी। मतलब ये नॉन वेजिटेरियन थे, सिर्फ उनका चिकन विकन खाते थे ये लोग। हाँ, लेकिन उन्होंने इन्होंने वहां आकर करतब तो नहीं दिखाया, मगर दो प्लेस दिखाए थे, और वो भी काफी प्रोफेशनल मैनर में, यानी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पर दो प्लेस दिखाए थे। ठीक है। यहाँ पर मीनिंग कुछ बचा है क्या, ट्रेबिस बता दिया, एक्यूंटेस मतलब जान पहचान हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the place over and over again. तो बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि जो उनके दो प्लेस थे, एक का नाम था जॉथम वैली और दूसरे का नाम था फॉरगटन फैक्टर, उसके कई शोज हुए मद्रास में। और मद्रास की सिटी में जो लोग रहते थे उन्होंने तो वो शो देखे ही देखे, बाकी जेमिनी स्टूडियो में जो 600 लोगों का 600 लोग काम करते थे, उन्होंने तो बेटा वो प्लेस बार बार देखे, हजार बार देखे। मतलब क्योंकि जेमिनी स्टूडियो में ये प्लेस हो रहे थे, तो उन्होंने कई बार उन प्लेस को देखा, उन्हें ये नाटक बड़े अच्छे लगे जो इन्होंने मॉरल रियारमेंट आर्मी ने करे थे। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. देखो जो इन प्लेस का जो मैसेज था, इनसे जो एक मतलब मॉरल मिलती थी, वो तो देखो सिंपल होमिलीज थी। होमिलीज मतलब सरमन, सरमन एट बनारस, कुछ याद आया, मतलब सिंपल एक छोटी सी सीख मिलती थी, बड़ी अच्छी सीख मिलती थी, आसान सी सीख थी। वो तो सिंपल था, लेकिन जो इनके सेट्स होते थे और जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, वो एकदम एक नंबर थे। ऐसा नहीं था कि प्ले बहुत ही उलझा हुआ सा था या कोई खतरनाक मैसेज दे रहा था, मैसेज सिंपल था, मगर जो सेट और कॉस्ट्यूम था वो तो एक नंबर था। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage and a white background curtain and a tune played on the flute. तो यहाँ पर हमारे ऑथर इस लाइन में कह रहे हैं कि भाई मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी ना उस समय, जो ड्रामा उस समय बनाते थे ये लोग मद्रास में, वो तो एकदम इम्प्रेस हो गए थे इन लोगों की प्लेस को देखकर। और कुछ सालों के लिए जितने भी तमिल प्लेस हुए, वहां पर जो प्लेस बने, उनमें बिल्कुल वैसे ही सनराइज और सनसेट का सीन दिखाया गया जैसे जॉथम वैली प्ले में दिखाया गया था। कैसे दिखाया गया था उसमें, एकदम बैर स्टेज, खाली स्टेज, पीछे वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, पीछे सफेद कलर का पर्दा लगा है, और बैकग्राउंड में क्या है, म्यूजिक बज रहा है फ्लूट का, एक मतलब बांसुरी की धुन बज रही है, ऐसे वहां पर सनराइज सनसेट होता था। तो तमिल प्लेज ने भी उस सीन को कॉपी कर लिया और कई सालों तक उसी सीन को दिखाया। मतलब इनके प्लेस बेटा काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी अच्छे प्लेस करे थे। अब क्या ये यहाँ पर प्लेस करने आए थे, अब भाई प्लेस करने क्यों आए यहाँ पर, या मैसेज भी उन्होंने साधारण सा दिया, तो साधारण मैसेज देने आए थे या कुछ और बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया, देखो क्या गड़बड़ है। It was some years later that I learned that MRA, यानी Moral Rearmament Army, was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their hands. ऑथर कहते हैं कि भाई ये कुछ साल बाद की बात है, जब मुझे पता चला कि जो मॉरल रियारमेंट आर्मी थी, वो एक तरीके से क्या थी, काउंटर मूवमेंट थी इंटरनेशनल कम्युनिज्म के प्रति। काउंटर मूवमेंट मतलब ऑपोजिशन में जो मूवमेंट चलाया हो, उसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाया हो। ये तो एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे देश में जा जाकर, हर अलग अलग देशों में जा जाकर कम्युनिज्म के प्रति। और जो भाई मिस्टर वसंत जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, वो तो एकदम
उनकी कठपुतली बन के रह गए, या मॉरल रियारमेंट आर्मी वाले लोग ना मिस्टर वसन के संग खेल गए, मतलब गुरु इन्हें तो चूना लगा गए कि ये सोचते रह गए ये लोग प्ले दिखाने आए हैं, मगर असली मकसद तो उनका कुछ और था। उनके प्ले से जो मैसेज मिल रहा था ना, वो ये था कि कम्युनिज्म सही नहीं है, कम्युनिज्म की सोच सही नहीं है। अब यार देखो, तुम लोगों की गड़बड़ हो गई। मैंने तुमको कम्युनिज्म का मतलब तो बताया नहीं, सॉरी हाँ, इसीलिए मैं देखो यार सच में सॉरी चाहता हूँ। कम्युनिज्म बेटा एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि भाई स्टेटलेस और क्लासलेस और हर आदमी को जितनी ज़रूरत है उसको उतना सब मिले। मतलब एक ऐसा देश में सिस्टम बन जाए कि भाई किसी की भी कोई भी प्रॉपर्टी उसका इंडिविजुअली ओन्ड नहीं है, और कोई भी क्लास सिस्टम नहीं है कि मतलब कोई भी ऊंची जाति का नहीं है, कोई भी नीची जाति का नहीं है, सब एक बराबर है, और जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी रिसोर्सेज मिल जाए। ये सोच होती है कम्युनिज्म की। और कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म की सोच ये कहती है कि भाई इन प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंडिविजुअली ओन्ड रहेंगी, और जो जितना कमाएगा वो उतना खाएगा। तो ये कैपिटलिज्म की सोच है। तो यही दोनों सोचें आपस में टकराई हुई थी। तो ये जो मॉरल रियारमेंट आर्मी वाले थे, वो कम्युनिज्म के खिलाफ में ये प्लेस कर रहे थे, मतलब जो इनसे मैसेज जो होमलीज मिल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें निकाला जाए उनसे मतलब, तो वो कम्युनिज्म का प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहे थे। और जो मिस्टर वसंत थे बेटा, उनके संग तो ये लोग खेल ही गए, उनको तो चूना लगा गए, मतलब बताया नहीं साफ साफ, पर काम मिस्टर वसंत इनको क्या हो गया, एडवांटेज दे गए, कठपुतली बन के रह गए इनकी। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. सिंपल सा इस लाइन का मतलब है कि ऑथर कहते हैं कि भाई देखो, मैं श्योर तो नहीं हूं कि यही केस था, मगर हाँ, हमारा जो बॉसेस का एटीट्यूड था और उनके जो स्टूडियोज में जो माहौल था, वो तो भाई बिल्कुल सेम रहा, ना वो उनके आने से पहले बदला था, ना वो उनके जाने के बाद बदला। अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स मतलब जो उनके माहौल था, जो बिहेवियर था, वो एकदम अनचेंज ही रहा, उनमें कोई मतलब सेम ही रहा, वो तो बदला ही नहीं। एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे भाई वो एमआरए वाले आते या नहीं आते, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म मतलब होता नहीं होता, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस ये सोच रहे थे ये लोग तो प्ले दिखाने आए हैं, प्ले देखा, खूब मजा करा और चले गए फिर ये लोग भी, और इन लोगों ने भी प्ले देख के बहुत मजे करे। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ तक। अभी देखो, मैंने जो तुमको पहले जो यूएसए और यूएसएसआर वाली बात बताई है ना, उसको बेटा इसलिए बताया गया कि तुम्हें एक थोड़ा कंटेक्स्ट पता चल सके कि कहानी में ये सब बातें हुई क्यों, या उस समय इंडिया में ये सब आए क्यों, क्या करने आए। तो इसलिए फ्रैंक बकमैन की आर्मी इंडिया आई थी, मॉरल रियारमेंट आर्मी, कि जिससे वो कम्युनिज्म के खिलाफ प्रदर्शन कर सके और यहाँ के लोगों को कह सके कि भाई तुम लोग जो तो है कैपिटलिज्म के साथ रहो। क्योंकि ये हम लोगों से चुनाव करवा रहे थे ना कि कौन सी सोच ज्यादा सही है, हर कंट्री में जाके ऐसा कर रहे थे। तो अब ये इंडिया से चाह रहे हैं कि इंडिया कहाँ एक्सटेंड लाई करता है, स्टैंड करता है। इंडिया बोला भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे तो अभी आजादी मिली है यार, मुझे काय को तुम लोग घसीट रहे हो, है तुम चाहे कुछ भी करो अपना, मुझे क्या। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भाई जेमिनी स्टूडियो का ना वो बहुत अच्छा टाइम गया था। कौन सा टाइम? जब उन्होंने 200 लोगों को, यानी फ्रैंक बकमैन की मॉरल रियारमेंट आर्मी को, उसकी आप भगत करी थी, खातिरदारी करी थी, जिसमें भाई अलग अलग कलर के अलग अलग साइजेस के लोग थे, और कम से कम 20 देशों के लोग थे उस आर्मी में। तो मतलब उनका बड़ा वो अच्छा टाइम भी था। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. और देखो ना, वो एक बहुत बड़ा चेंज भी था उनके लिए, किससे? वही क्राउड प्लेयर्स के कलेक्शन से, जिनके गाल पे मेकअप थोपा जाएगा ऑफिस बॉय के द्वारा, उससे ना उन्हें एक चेंज सा मिला था, तो उन्हें भी बड़ा मजा आया था वो प्लेस प्लेस देख के। अब देखते हैं आगे क्या होता है साहब। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. और फिर कहते हैं कि कुछ महीने बाद दोबारा टेलीफोन की घंटियां बजी, जो भी बड़े बड़े लोग थे मद्रास में उनके यहाँ, और एक बार फिर से हमने जेमिनी स्टूडियो के पूरे स्टेज को, शूटिंग स्टेज को साफ कर दिया, टू वेलकम अनदर विजिटर, जिससे हम दूसरे आने वाले अतिथि का स्वागत कर सकें। ऑल दिस सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। और जितना भी वहां से खबर आई थी वो यही थी कि भाई कोई पोएट आ रहा है इंग्लैंड से। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth, Tennyson. The more literate one knew of Keats, Shelley, and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot.
तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर कह रहे हैं कि जो भी पोएट्स इंग्लैंड के जेमिनी स्टूडियो वाले लोग जानते थे या नाम सुना था उनका, तो भाई वो थे या तो वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। और अगर कुछ पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, तो वो कीट्स, शेले और बायरन के बारे में जानते थे। हाँ, इक्का दुक्का तो भाई शायद उन्होंने कभी ना कभी इलियट का भी नाम सुना होगा। ये सब पोइट्स के नाम है जो इंग्लैंड में रहते थे, तो वो बता रहे हैं कि भाई जेमिनी के लोग तो इन्हीं के बारे में जानते थे। अब हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ, लेकिन अब कौन सा पोएट जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है भाई विजिट के लिए? ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। एक आदमी इतने में कहता है कि देखो वो कोई पोएट नहीं है भाई, वो तो बल्कि एक एडिटर है। इसीलिए तो हमारे जो वसंत जी हैं, बॉस है हमारे, वो उन्हें इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, मतलब उनका इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। वसंत वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन। असल में जो हमारे वसंत साहब थे बेटा, वो भी एक एडिटर थे। किस डेली के या किस न्यूज़पेपर में कह सकते हैं, आनंद विकेतन के, इसके एडिटर थे वो। तो अब देखो क्या था, एक एडिटर को बड़ी खुशी हुई जब उसे पता चला कि दूसरा एडिटर आ रहा। तो इसलिए मतलब उनने ऐसा सोचा होगा, वसंत साहब ने सोचा कि ये एडिटर है तो इसलिए मैं इसका बड़ा सा स्वागत करूंगा। तो एक आदमी इसी बात को हमारे ऑथर साहब से कह देता है या वहां पे बोल देता है कि भाई इसलिए तो हमारे वसंत साहब उसका इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं, वो खुद भी एक एडिटर है और उनसे मिलने भी एक एडिटर आ रहा है। अब आगे देखते हैं असल में वो था कौन, एडिटर था, पोएट था, क्या था, वो आदमी कौन था यार, बला हो गया ये तो। He was not the editor of any of the known names of the British publications in Madras, that is those known at Gemini Studios. वो पता है, ऐसी कोई ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर तो नहीं था जिसको जेमिनी स्टूडियो वाले जानते थे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of Daily, but not from Manchester Guardian or the London Times. अब देखो जो द हिंदू उस समय आता था, डेली न्यूज़पेपर आता था, उसने पता है एक कोशिश भी करी गैस करने की। तो उसने कहा कि भाई देखो जो पोएट है ना, वो असल में एक एडिटर है, एडिटर है किसी डेली का। लेकिन ना तो वो मैनचेस्टर गार्जियन का है, ना ही वो लंदन टाइम्स का है, पर है वो एडिटर, इतना उन्होंने गैस करके बताया। सरमाइज मतलब होता है गैस करना, गैस मतलब सिंपल आप लिख सकते हो गैस, आशंका। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। ऑथर यहाँ पे कहते हैं, ओ भाई ये जानकारी ना सबसे बड़ी जानकारी थी जो हम सब में से सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला आदमी जानता था। कि मतलब जो हम सब में से सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म था, उसको भी बस इतना ही पता था भाई कि वो एडिटर है, लेकिन वो मैनचेस्टर गार्जियन या लंदन टाइम्स का नहीं है। एट लास्ट, अब देखो भाई एंड में, अंत में वो आदमी आता है, अराउंड 4 इन द आफ्टरनून, शाम के 4 बजे या दोपहर में। द पोएट और द एडिटर, देखो ये इसलिए लिखा गया क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि वो पोएट है या एडिटर है, अराइव्ड। अब वो आ जाता है। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। वो कैसा लग रहा था, वो एक लंबा सा आदमी था, वेरी इंग्लिश, मतलब देखने में ही लग रहा था कि तो अंग्रेज है कोई, और काफी सीरियस था। और भाई बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे तो बिल्कुल अननोन ही था, हम तो उसे जानते ही नहीं थे कौन है क्या है। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। और कई सारे पेडिस्टल पंखे जो कि स्टेज पे लगे थे, उनसे लड़ते लड़ते बॉस ने अपनी स्पीच दी उस आदमी के वेलकम में। ऐसा होता है कि जब कोई अतिथि आता है, मतलब स्कूल में भी जब कोई चीफ गेस्ट आता है, तो बेटा उसका एक अपना टीचर या कोई भी एक आदमी वहां पर स्वागत करने के लिए उनके बारे में कुछ शब्द नहीं कहता है, या उनके फिर स्टेज पे बुलाने के लिए उनसे पहले आकर वो कुछ कहता है, तो वही हमारे एस एस वसंत ने करा। पेडिस्टल फैन क्या मतलब, वहां पे जो खड़े वाले पंखे होते हैं ना, वो लग रहे थे। तो और उनसे फाइट करना का क्या मतलब था, फाइट करने का ये मतलब था कि मतलब हवा उड़ रही थी तो उन्होंने बड़ी जद्दो जैसे स्पीच वीच दी, पेपर वेपर पकड़े और स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट। और ऑथर कहते हैं कि यार देखो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि हमारे जो बसंत साहब थे उनको भी कुछ नहीं पता था पोएट के बारे में। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with the words like freedom and democracy. और जो उन्होंने स्पीच भी दी ना, अब अगर पता नहीं था तो भाई उन्होंने इतनी लंबी स्पीच कैसे दी? तो भाई वो स्पीच ना कुछ भी नहीं थी, उसमें जनरली टर्म्स थे, जनरली बात करी गई थी, बस कहीं ना इधर उधर उसमें डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे वर्ड्स डाल दिए गए थे। अब ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे वर्ड्स क्यों डाल दिए? क्योंकि ये जो पोएट या एडिटर जेमिनी स्टूडियो आए थे, ये 1953 में आए थे। अब 53 में आए थे तो अब आज़ादी मिल चुकी थी, तो उन्होंने उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड डाल दिए उसमें। देन द पोएट स्पोक, और फिर पोएट ने बोला जो आया था वहां से। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। और उसने भी आज तक ऐसी डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस का कभी भी एड्रेस नहीं करा था, या उनके सामने कभी भी नहीं बोला था।
डेज्ड मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली, और साइलेंट मतलब शांत, कि मतलब ऐसी शांत सी ऑडियंस जिसको कुछ देख के ही लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, वो उसने भी आज तक कभी ऐसी ऑडियंस को एड्रेस नहीं करा था। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। ऑथर कहते हैं कि भाई कोई नहीं जानता था हम में से कि वो क्या बोल रहा है, और उसके एक्सेंट ने तो, जैसा उसका बोलने का जो लहजा था, ढंग था, उसने तो हमारे हर समझने की कोशिश को नाकाम कर दिया। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, और ये सब कुछ कुछ 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटल बेफलमेंट, और फिर पोएट वहां से चला गया और हम लोग भी डिस्पर्स हो गए, बिखर गए, मतलब इधर उधर चले गए। इन अटर बेफलमेंट में, अटर मतलब कंप्लीट कंफ्यूजन, कंप्लीट कंफ्यूजन में भाई हम लोग भी इधर उधर चले गए, कि आप बस वहां से निकल गए, इधर उधर अपने कामों पे चले गए, पर बिल्कुल कंफ्यूज थे हम लोग भी। वॉट आर वी डूइंग, वो ऑथर खुद से पूछते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे थे। वॉट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। भाई एक इंग्लिश पोएट तमिल फिल्म बनाने वाले स्टूडियो में क्या कर रहा है यार, जहां पर फिल्म बनाई जाती है साधारण से लोगों के लिए, वहां पर एक इंग्लिश पोएट क्या कर रहा है। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a English taste of poetry। भाई जिनकी जिंदगी, जिन लोगों की जिंदगी कम से कम खर्चों पे चल रही है, आखिर वो कैसे इंग्लिश पोइट्री का शौक पालेंगे या उसके शौक को कल्टीवेट करेंगे, मतलब बनाएंगे, अपने अंदर लाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, ये इंग्लिश पोइट्री करने क्या आया था। द पोएट लुक्ड प्रिटी बेफल्ड टू, पोएट भी ना थोड़ा कंफ्यूज ही लग रहा था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet। और भाई उसको भी ना अपनी बात जो उसने यहाँ पर कही वो एकदम अनसूटेबल सी लगी होगी, या उसे लगा होगा कि यार ये कैसे लोगों के बीच में आके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो कि किस बारे में थी, एक इंग्लिश पोएट के थ्रिल्स और ट्रेवल्स के बारे में थी। थ्रिल्स मतलब एक्साइटमेंट, और ट्रेवल्स मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस के बारे में थी। तो भाई वो भी अपनी बात को वहां पर अनसूटेबल ही महसूस कर रहा था, कि मैं देखो यहाँ पर इन्हें एक इंग्लिश पोएट के थ्रिल्स और ट्रेवल्स के बारे में बता रहा हूँ, और ये कैसे लोग आ गए भाई, मैं तो एकदम अनसूटेबल सी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये इंग्लिश पोएट जो था, ये इंग्लिश पोएट जो शब्द यहाँ पर ऑथर ने इस्तेमाल करा है ना, ये उसी के लिए करा है जो यहाँ पर ये जो पोएट है, ये जो पोएट है, ये जो आदमी आया था, वो अपने ही बारे में, अपनी ही लाइफ के एक्साइटमेंट, अपनी एक जर्नी के एक्साइटमेंट और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को बता रहा था, तो उसे वहां पर अपनी बात का कहना अनसूटेबल सा लग रहा था। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब होता है अनसूटेबिलिटी, थ्रिल्स मतलब एक्साइटमेंट, और ट्रेवल्स मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। ओके, देन हम आगे चलते हैं। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उसकी विजिट जो आई ना जेमिनी स्टूडियो में, वो क्यों आया था, वो एकदम रहस्य बन के रह गई, और ये रहस्य चैप्टर के एंड तक खुल जाएगा, हम लोग इसे खोलेंगे और आपको समझ भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मगर इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि इस लाइन में मैं लौट के आने वाला हूँ, ओके, जब चैप्टर खत्म होगा। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius। तो यहाँ पर ऑथर, अब देखो एकदम कहानी चेंज हो गई। असल में इसका थोड़ा चैप्टर का बेटा लहजा ही ऐसा है, अब ये कहानी कहाँ गई, प्रोज राइटर के बारे में आ गई सीधे, कि जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसको प्रोज कहते हैं। अब इसको जो लिखता है आदमी, उसको प्रोज राइटर कहते हैं। तो ऑथर उन्हीं प्रोज राइटर के बारे में कह रहे होते हैं कि भाई जो दुनिया के महान महान प्रोज लिखने वाले राइटर्स हैं, वो चाहे इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा बिलीफ तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है कि प्रोज राइटिंग ना एक जीनियस आदमी का काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी जीनियस है तो वो प्रोज राइटिंग कर लेगा। मीनिंग बता देता हूँ। कन्विक्शन मतलब बिलीफ, और परस्यूट मतलब बोले तो काम नहीं है, या उसका है नहीं वो चीज। तो किसी जीनियस आदमी का काम नहीं है कि कोई जीनियस है तो वो प्रोज राइटिंग आराम से कर लेगा, नहीं। इट इज फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips doesn't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript। अब तुम कहोगे सर ने इतनी बड़ी लाइन पढ़ दी, कुछ बताया भी नहीं। ऐसा नहीं, मैं पूरा बताता हूँ। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं भाई ये किसी जीनियस का नहीं, बल्कि ऐसे आदमी का काम है जो कि पेशेंट है, धैर्यवान है, परसिस्टेंट है, मतलब जो एक ही काम को लगातार कर सकता है। प्रिजर्विंग है, प्रिजर्विंग मतलब उस काम में डिफिकल्टी को फेस करते हुए भी उस काम में लगा रह सकता है, ये एक ऐसे आदमी का काम है। और जिसका दिल इतना छोटा है जिसको कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती है,
मतलब वो कभी भी उदास नहीं हो सकता, कभी मायूस नहीं हो सकता है। रिजेक्शन स्लिप्स डजंट मीन अ थिंग टू हिम। और रिजेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, मतलब रिजेक्शन से उस आदमी को कोई डर नहीं है जो प्रोज लिखता है। और अगर वो आदमी एक बार अपने प्रोज की फ्रेश कॉपी बनाने पे आ जाए, उसे लिखने आ जाए, तो फिर तो वो उसे एक के बाद एक एडिटर को भेजता जाता है। और उसके संग ना वो एनक्लोज कर देता है पोस्टेज का अमाउंट फॉर द रिटर्न ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, कि भाई अगर उस एडिटर को उसका मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं पसंद आती है, तो जितना शुल्क वापस भेजने में यहाँ लगेगा ना, जहाँ से उसने उस एडिटर को भेजा होगा, तो वो उसको भी एनक्लोज कर देता है कि भाई ठीक है भाई, तुम मुझे भेज दियो भाई वापस, और क्या है। देखो, ये सिविल लाइन का इतना सही मतलब है कि भाई ये तो बहुत ही धैर्यवान आदमी का काम है, ऐसे आदमी का काम है जिसको कभी भी रिजेक्शन तोड़ नहीं सकता। और मतलब वो अगर लिखता जाएगा तो फिर वो एक ना एक एडिटर को कॉपी भेजता जाएगा, संग में वो इसका पोस्ट शुल्क भी भेज देगा कि भाई अगर तुझे रिटर्न करनी हो तो मुझे भेज दियो वापस यार, मतलब रिजेक्शन उसको कोई मायने नहीं रखता। उसे कोई भी चीज़ हताश निराश नहीं कर सकती, ऐसे आदमी का काम है प्रोस लिखना। ऐसा नहीं कोई जीनियस है तो बेटा उसके अंदर अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, नहीं। जीनियस होना अलग बात है, लेकिन ये सारी क्वालिटीज किसी आदमी के अंदर होना अलग बात है। अब हम चलते हैं मीनिंग्स पर। तो पेशेंट का मतलब आपको बता ही दिया, धैर्य। परसिस्टेंट मतलब किसी काम को लगातार करते रहना। प्रिजर्विंग मतलब ऐसे तो ये सिनोनिम है परसिस्टेंट का, लेकिन अलग से मैं बताऊं तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब किसी काम में डिफिकल्टी फेस करते हुए भी उसमें लगे रहना। और ड्रज का यार तुम लोग देख लेना, मैं देख नहीं पाया, सॉरी यार। बाकी पोस्टेज जो होता है वो मतलब शुल्क होता है किसी भी पोस्ट को भेजने का। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे बेटा मैंने ये प्रोज लिख रहा हूँ अपने एक नया, तो जो उसको लिखा है ना मेरे काम में जो ये, उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टीनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि बेसिकली ये तो भाई उन लोगों का काम है जिनके बारे में द हिंदू के एक अनइम्पॉर्टेंट से पेज के एक छोटे से कोने में एडवर्टीजमेंट आया है, और उसमें ये लिखा है कि भाई शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक ब्रिटिश प्रोडिकल के द्वारा जिसका नाम है द एनकाउंटर। तो ये तो उन लोगों का काम है प्रोज लिखना जिसकी इसमें डिमांड की जा रही है, या जो लोग इस कॉन्टेस्ट में जाने के लिए अच्छा मतलब बोले तो ईगर है। तो ये तो उन लोगों का काम है प्रोस लिखना। इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर मतलब अनइम्पॉर्टेंट कॉर्नर, ठीक है। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटाई। और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि भाई जो एनकाउंटर पीरियोडिकल है ना जिसके बारे में वो यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो कोई जानी मानी कमोडिटी नहीं है जेमिनी के लोगों के बीच में। कमोडिटी मतलब चीज नहीं है। और लिटरेटाई मतलब होता है बेटा एक ऐसा पर्सन जिसको लिटरेचर की अच्छी नॉलेज है, तो मतलब वहाँ के पोएट्स में, वहाँ के स्टोरी राइटर में कोई ये जानी मानी पीरियोडिकल नहीं है द एनकाउंटर जिसके बारे में ऑथर यहाँ बात कर रहे हैं। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in a postage sending a manuscript to England। देखो, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस पीरियोडिकल के बारे में पहले पता करना चाहूंगा, तभी जाके मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड तक भेजूंगा कुछ अमाउंट ऑफ पैसे खर्च करके। ऐसा है ना। देखो, अगर ये पीरियोडिकल अच्छी है, एनकाउंटर द एनकाउंटर अच्छी है, तो उसमें अगर ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, अपने काम को भेजते हैं, जीत जाते हैं, तो इनका दुनिया में नाम हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा ये ऐसे ही अल्ल तबल सी एक पीरियोडिकल है, कोई ज्यादा फेमस नहीं है, तो फिर उसमें ये इतना पैसा खर्च करके अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को पोस्ट करके उस समय इंग्लैंड भेजें और उसका कोई फायदा भी ना निकले, तो फिर क्या बात हुई। ठीक है। तो यहीं पर वही बात यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं, इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। अब देखो इन दोनों उन्होंने ना, असल में क्या होगा, ये अपनी थोड़ी आगे चले गए स्टोरी में, तो ये द एनकाउंटर पे पहुंच गए, इन्होंने किसी पेपर के पन्ने में देखा होगा। अब ये क्या हुआ, इनके मन में इच्छा आई कि भाई चलो मैं भी भेजूंगा, लेकिन पहले पता कर लूँ ये द एनकाउंटर नाम की जो पीरियोडिकल है ये है कैसी। तो उसके चक्कर में कहाँ गए, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गए। अब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में बेटा उन दिनों ना कोई भी एंट्रेंस पे चेकिंग नहीं होती थी, और कोई भी लंबे लंबे बोरिंग से साइन बोर्ड्स नहीं लगे थे वहां पर, जैसे आजकल लाइब्रेरीज में लगे होते हैं। तो वहां पर घुसते थे तो ऐसा लगता था कि हम चुपचाप घुस रहे हैं किसी बैंड एरिया में जहां पर जाना वर्जित है। ऐसा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग होगा अपना नो लॉन्ग वाइंडेड। लॉन्ग वाइंडेड का मतलब होता है लॉन्ग एंड बोरिंग, और स्नीकिंग मतलब साइलेंटली चुपचाप घुस रहे हैं।
फॉरबिडन एरिया मतलब बैंड एरिया, जिस एरिया में जाना वर्जित है। तो मतलब उस लाइब्रेरी में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि हम चुपचाप किसी बैंड एरिया में घुस रहे हैं, और उस लाइब्रेरी में कोई भी उस समय एंट्रेंस पे चेकिंग भी नहीं होती थी, और उस समय वहाँ पे बोरिंग से लॉन्ग से साइन बोर्ड भी नहीं हुआ करते थे। ये ऐसा उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का हाल बताया है। अब जब वो घुसे वहां पर गए हमारे ऑथर, तो उन्होंने क्या देखा, देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइन अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। कि भाई वहां पर तो द एनकाउंटर पीरियोडिकल की कई सारी कॉपियां पड़ी हुई थी, वो भी अलग अलग फ्रेशनेस की डिग्री में। मतलब कोई एकदम बिल्कुल नई लग रही थी, कोई थोड़ी पुरानी, कोई ज्यादा पुरानी ऐसे लग रही थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनको तो रीडर्स ने छुआ भी नहीं है, इनको तो एक बार भी किसी ने उठाया भी नहीं है। When I read the editor's name, जब मैंने उस पीरियोडिकल के एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई shrunken हार्ट। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिकड़े से दिल में घंटियां सी बज रही हैं। अब भाई उन्हें ऐसा महसूस क्यों हुआ, क्या वो उनकी पत्नी है क्या उसकी एडिटर? देखते हैं। ऐसा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब मैं भी तुम लोगों को ऐसे ही बस बता रहा हूँ। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनाई स्टूडियोज। ये बेटा जो एडिटर है द एनकाउंटर का, बहुत ध्यान से सुनना, द एनकाउंटर पीरियोडिकल का ये जो एडिटर है, वो और कोई भी नहीं, वो कौन है? वो वही पोएट है जो बेटा पहले जेमिनी स्टूडियो में आया था, अपने थ्रिल्स और ट्रेवल्स के बारे में बता के गया था, और जो कि यहाँ के लोगों को या कहें तो अपने ऑथर को बिल्कुल समझ नहीं आए थे। ये वही अपना बोले तो एडिटर है, या वही पोएट है ये। I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. मतलब ऑथर यहाँ पे कहते हैं, देखो ये थोड़े फिल्मी थे ना, फिल्मी स्टूडियो में काम करते तो इनकी बातें भी फिल्मी। क्या कहते हैं कि यार मेरे को उसका नाम पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक दूर का खोया हुआ, लंबे समय खो सका खोया हुआ भाई मिल गया हो। और फिर जब मैंने लिफाफे में उसका एड्रेस लिख के लिफाफा सील कर दिया, असल में इन्होंने क्या हुआ, इनको भरोसा हो गया कि भाई ये पोएट तो बढ़िया इंग्लैंड का है, तो इसको मस्त मैं मैन्यूस्क्रिप्ट भेज सकता हूँ। तो इसको भेजने लगे। तो जब इन्होंने लिफाफे में उसका मैन्यूस्क्रिप्ट डाल के उसका एड्रेस लिख के सील कर दी ना, तो इनका मतलब इन्हें ऐसा लगने लगा कि मुझे खोया हुआ भाई मिल गया, और ये गाना गाने लगे। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम। और यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मुझे तो पता है, ऐसा भी लग रहा था कि वो भी उसी समय पर यही सेम गाना गा रहा होगा जब मैं गाना गा रहा हूँ ये एनवेलप पैक करते समय। जैसा कि इंडियन फिल्मों में होता नहीं है कि लंबे समय के दूर के खोए हुए भाई एक दूसरे को एक ही गाना गाने से पहचान जाते हैं, जब पिक्चर की पहली रील में और आखिरी रील में। वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। ये देखो, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आसान शब्दों में समझाया है। मगर ये फिल्मी बातें हैं। होता नहीं था करण अर्जुन में, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो दोनों एक ही गाने से एक दूसरे को पहचान गए, पिक्चर की पहली रील में, पिक्चर की आखिरी रील में। तो वैसे ही अब क्या अपने ऑथर को लग रहा है जब इन्होंने उसके बारे में उसके नाम को पढ़ा और देखा। अब आगे देखो, अब कहानी इंटरेस्टिंग है बेटा। अब तुम्हारी सारी मिस्ट्री जितनी भी अगर तुम्हें इस चैप्टर में डाउट है वो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत छोटा सा रह गया है। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. अब क्या था, कुछ साल बाद, अब देखो ये सब इन्होंने कर दिया, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी होगी इसे, अब वो सब हो गई पुरानी बात। अब कुछ साल बाद जब ये जेमिनी स्टूडियो से निकल आए थे, वहां पर इन्होंने काम छोड़ दिया था, तो तब इन पे पता है, पैसा तो ज्यादा नहीं था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा था। तो इन्हें रोड पे कुछ भी कम दाम में दिख जाता था, उससे ही अट्रैक्ट हो जाते थे। एक बेसिकली रिटायरमेंट की उम्र में आ गए थे अपनी, तो इन पे बस टाइम तो बहुत था, पैसा ज्यादा था नहीं। तो कुछ भी जो इन्हें सस्ते दाम में दिखता था वो इनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेता था। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new box for 50 पैसा each. अब एक दिन की बात है, क्या हुए जा रहे होंगे, तो फुटपाथ पर, जो कि मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने था, वहां पर नई नई किताबों के ढेर पड़े हुए थे उस फुटपाथ पर। और हर किताब 50 पैसे की बिक रही थी। अब भाई इतनी सस्ती किताब कैसे बिक सकती है यार? हाँ, आजादी के बाद की बात है, मगर इतनी सस्ती कैसे? Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. असल में ये अमेरिकन किताबों की ना एकदम मस्त फर्स्ट रेट कॉपी थी, फर्स्ट कॉपी थी, एक तरीके से समझ लो। एलिगेंट पेपरबैक मतलब बहुत अच्छी
अपनी पैकेजिंग में, मतलब सामने का कवर पीछे का कवर बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट कॉपी लग रही थी एकदम, एकदम फर्स्ट कॉपी लग रही थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और ये किस मौके पर आई थी असल में, ये बेटा 50वीं एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के मौके पर आई थी। और इनको स्पेशली, इनको किताबों को इनाम भी दिया गया था, क्या, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन। ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए कम दाम वाला एडिशन उस समय निकला था 50वें रशियन रिवॉल्यूशन के एनिवर्सरी के ओकेजन पर। तो ये वही किताबें थी जो 50 पैसे में बिक रही थी। अब ऑथर कहते हैं, आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिए, एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड डेट फेल्ड। और मैंने द गॉड डेट फेल्ड नाम की जो ओरिजिनल बुक थी अमेरिकन, उसकी मैंने जो कॉपी यहाँ पे बिक रही थी वो खरीद ली। अब ये बेटा किताब का नाम अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, द गॉड, जो गॉड इसमें लिखा है वो और कोई गॉड नहीं बेटा, कम्युनिज्म है। क्या है? कम्युनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न। अब बेसिकली इस बुक में था क्या? इस बुक में बेटा छह महान महान हस्तियों ने छह अलग अलग ऐसे लिखे थे अपने लिए, और उसमें उन्होंने अपनी कम्युनिज्म की जर्नी को बताया था कि कैसे वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करने गए और कम्युनिज्म के थ्योरी पर वो कैसे काम कर रहे थे, लेकिन फिर वो हताश और निराश होकर वापस लौटे, या मतलब उस आइडिया से उन्हें हेट हो गई, उस आइडिया को फिर वो पसंद नहीं करते थे एंड में। ये उन्होंने अपनी उस जर्नी को डिस्क्राइब किया था। अब मैं मीनिंग बता देता हूँ तुम्हें। एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है? एमिनेंट मतलब तो होता है इंपॉर्टेंट, और मैन ऑफ लेटर्स वो होते हैं बेटा जिन्हें लिटरेचर की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, प्रोज की बहुत अच्छी नॉलेज है वो। तो ये सब ना ऐसे आदमी थे जो मतलब इसी फील्ड से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे, प्रोज राइटिंग की, या अच्छे पोएट थे, या लिटरेचर की अच्छी नॉलेज रखते थे। तो इन्होंने ही अपने ऊपर एक एक ऐसे लिखा था, छह अलग अलग आदमियों ने, जिसमें इन्होंने अपनी कम्युनिज्म की जर्नी को बताया था कि कैसे ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, उसकी थ्योरी पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये उससे निराश हो गए, हताश हो गए और उसके आइडिया को अपोज करने लगे। अब इन आदमियों में था कौन कौन? आंद्रे गाइड, रिचर्ड ब्राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोइसलर, लुइस फिशर। ओहो, ये भी है महाराज। ये लुइस फिशर कौन है? कौन बताएगा? कमेंट में सभी जवाब देंगे। एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस टू मी। असल में ये जो पोएट जेमिनी स्टूडियो आया था, जो द एनकाउंटर का एडिटर था, बेटा उसका नाम कुछ भी नहीं, यही था स्टीफन स्पेंडर। वो आदमी स्टीफन स्पेंडर ही था जो जेमिनी स्टूडियो आया था, और जिसने शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट भी निकाला था द एनकाउंटर पीरियोडिकल में। और वो आदमी इस किताब में भी है, यानी उसका ऐसे, उसने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है एक ऐसे में, इस किताब में। यानी वो आदमी क्या कर रहा था फिर? वो आदमी कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था और फिर उसकी थ्योरी पे काम कर रहा था, लेकिन अंत में वो हताश होकर लौटा, निराश होकर लौटा, और कम्युनिज्म के आइडिया से हेट करने लगा। अब उसने अपनी इस जर्नी को इस बुक में डिस्क्राइब किया था, और हमारे ऑथर के स्टूडियो में भी यही आया था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में छप जाए तुम्हारे। अब जो आगे होने वाला है ना, ये आखिरी पैराग्राफ में, देखो अभी मैं जानता हूँ तुम्हें शायद मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर घुमा रहे हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, क्लियर ही दे दूंगा, क्लियर बता दूंगा। तो ये उसे किताब बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगती है, जैसे उसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम आता है। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई हेजी इल्यूमिनेशन। तो जब पोएट को दिखता है कि स्टीफन स्पेंडर, अरे ये तो वही पोएट है जो अपने जेमिनी स्टूडियो आया था यार, उस एक ही पल में पोएट के दिमाग के एक अंधेरे से कोने में ना बत्ती सी जल जाती है। बोले तो दिमाग की बत्ती जल जाती है कि वो जेमिनी स्टूडियो आया क्यों था। अब मुझे समझ आया यार। हेजी इल्यूमिनेशन मतलब फेडेड फेडेड सी लाइट, अनक्लियर सी लाइट जल जाती है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब वो क्यों जेमिनी स्टूडियो आया था, ये कोई मिस्ट्री नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी? अभी तो तुम्हारे लिए तो शायद अभी भी ये मिस्ट्री है, पर मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। कि भाई जेमिनी स्टूडियो के बॉस एस एस वसंत, जो कि उसे एडिटर एडिटर समझ रहे थे, उनका उसकी शायद पोइट्री वोइट्री से तो कुछ लेना देना था नहीं, बट नॉट विद हिज गॉड डेट फेल्ड। लेकिन ऐसा केस उसके गॉड के संग नहीं था जो कि फेल हो गए थे। दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं। देखो क्या था, मैं तुम्हें आराम से बताऊं।
इंडिया को बेटा आज़ादी मिली 1945 में। द गॉड डेट फेल्ड जो किताब है जिसमें अपना स्टीफन स्पेंडर ने अपनी कम्युनिज्म की डिसइल्यूजन रिटर्न वाली जर्नी को डिस्क्राइब किया है, ये आई थी बुक 1949 में। और स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आए थे 1953 में। अब ये जेमिनी स्टूडियो आए क्यों थे? ये बेटा जेमिनी स्टूडियो में लोगों को बताने के लिए आए थे कि कैसे पहले ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे, मतलब अपनी पूरी उस जर्नी को बताने आए थे कि कैसे मैं पहले कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, उसकी थ्योरी पे काम करता था, लेकिन बाद में मुझे कम्युनिज्म के आइडिया से नफरत हो गई या मैं उससे निराश हो गया और फिर मैंने उस आइडिया को छोड़ दिया। अब इन्हें उस आइडिया से नफरत क्यों हो गई थी साहब? इन्हें उस आइडिया से नफरत इसलिए हो गई थी बेटा, असल में 1936 में इन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी पे काम करना शुरू किया था, उसको ये पसंद करने लगे थे। लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू होता है, उसके बाद से बेटा इनकी कम्युनिज्म से अरुचि सी हो जाती है या इन्हें कम्युनिज्म की सोच बुरी लगने लगती है। तो फिर इसलिए ये जगह जगह जा जाके लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे थे, बता रहे थे। और वही करने ये जेमिनी स्टूडियो भी आए थे। और देखो बेटा, स्टीफन स्पेंडर ने, अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि उसमें मैं लौट के आऊंगा, उस लाइन पे ही लौट के चलते हैं और देखते हैं क्या था वो लाइन में। देखो, यहाँ पर ये लाइन थी ना कि पोएट को वहां पे कैसा लगा था, अपनी बात को कहना बिल्कुल अनसूटेबल सा लगा था, जो कि किसके बारे में थी? एक इंग्लिश पोएट, यानी मतलब उन्हीं के थ्रिल्स और ट्रेवल्स के बारे में थी, उन्हीं के एक्साइटमेंट और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में थी। तो यहाँ पर थ्रिल क्या थी? यहाँ पर थ्रिल यही थी कि बेटा कैसे उन्होंने कम्युनिज्म को एक्साइटमेंट में ज्वाइन किया था, उसके समर्थन में थे वो, कैसे उसके प्रति उसकी थ्योरी पर रिसर्च कर रहे थे, ये उनका थ्रिल था। और ट्रेवल्स क्या? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उनका, फिर बाद में कैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो कम्युनिज्म से निराश हो गए थे या इसके वो खिलाफ में हो गए थे। तो इन्हीं के बारे में तो वो बताने आए थे जेमिनी स्टूडियो में लोगों को, इसीलिए। और वहां पर किसी आदमी को उनकी कुछ बात समझ नहीं आई, तो इसलिए उनकी उनको क्या लगा था कि यार मैं यहाँ पर मैं अपनी बात को कहना बड़ा अनसूटेबल सा फील कर रहा हूँ। उम्मीद है बेटा तुम्हें बात समझ आई होगी अब। मैंने बच्चों को बहुत डाउट में देखा है कि सर वो जब कम्युनिज्म के खिलाफ थे या अगेंस्ट थे, तो जब वो जेमिनी स्टूडियो आए थे ना, तो वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब ये कैसे पता चला सर? अरे यार, 1949 में उनकी किताब आ गई जिसमें वो साफ बताते हैं कि मैं कम्युनिज्म से निराश होके लौटा, हराश होके लौटा, हताश होके। और 1953 में वो जेमिनी स्टूडियो आए थे लोगों को एड्रेस करने। तो भाई उस समय तो वो अगेंस्ट में हो चुके थे ना। अगर वो 19 मतलब वर्ल्ड वॉर टू से पहले जेमिनी स्टूडियो आए होते, तब हम कह सकते थे कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अब वो उसके खिलाफ में थे, उससे हताश थे, निराश थे। और फिर एंड में जो पोइट ने लाइन लिखी है कि जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे एस एस पसन, उनका शायद स्पेंडर की पोइट्री से कुछ लेना देना ना हो, कि भाई उनका ना मतलब हो, लेकिन उनके जो गॉड फेल हो गए, यानी स्टीफन स्पेंडर के जो गॉड, यानी कि जो कम्युनिज्म की उनकी जो सोच थी वो जो फेल हो गई थी, ऐसा उसके साथ तो नहीं था। मतलब बॉस का कम्युनिज्म से तो लेना देना था, वो बस इतना कह रहे हैं यहाँ पर। और बॉस का कम्युनिज्म के साथ क्या लेना देना था? इसका ये लेना देना था कि ये भी कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं, अपोज करते थे, इसके अपोजिशन में थे। तो ये लेना देना था बेटा। एक बार नहीं समझ आया हो तो इस पार्ट को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। बाकी जितना हो सकता था मैंने तुम्हें आसान करके समझाने की कोशिश करी है। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है। यार बहुत मेहनत लगी इस चैप्टर को बनाने में, क्योंकि काफ़ी टफ चैप्टर बच्चे मानते हैं। बस एक ही बात कहूँगा, दिल से पढ़ना, दिल से समझना। कोई भी बात हो कमेंट में पूछ लेना। बाकी यार अगर कुछ अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू बेटा। थैंक यू। जय भोले की। अब समझ आया क्यों आए थे वो जेमिनी स्टूडियो।